तो 2023 में उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा नीट का, उसमें किस तरह से पहले ही अटेम्प्ट में हम नीट को क्रैक कर सकते हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। एमडी करने के बाद आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भी कोई डॉक्टर है, होंगे तो कोई एक आध होंगे जो अभी नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ा, और तैयारी के लिए जितना ज़्यादा समय मिले उतनी ही अच्छी तैयारी होती है और वॉर के अंदर जीतने के चांसेस भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नीट एग्जाम के अंदर 180 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं, 45 फिजिक्स के होते हैं और 45 केमिस्ट्री। तो बच्चों, बायोलॉजी 50% वेटेज रखती है नीट। आप अपने दिमाग को जितना खींचोगे ना, जितना ट्रेन करोगे, उसको डेली जिस नेचर में, जिस एनवायरनमेंट में डालोगे, आपका दिमाग बच्चों वैसा ही शेप लेता रहेगा। हमारा जो फोकस रहेगा वो इस चीज पे रहेगा कि इस अभी से 2 साल के बाद जो 10th to 11th पूर्ण स्टूडेंट्स हैं उनको नीट एग्जाम देना है, मतलब ईयर 2023 के अंदर। तो 2023 में उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा नीट का, उसमें किस तरह से पहले ही अटेम्प्ट में हम नीट को क्रैक कर सकते हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। उस चीज को इंश्योर करेंगे कि उस चीज को करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। और ये चीज मैं कॉन्फिडेंटली इसलिए कह सकता हूँ कि मैं ये चीज आपको बता सकता हूँ क्योंकि बैक इन द ईयर 2003 जब मैंने नीट एग्जाम दिया था, जिसको उस समय AIPMT कहते थे, तो मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अलोंग विद माय 12th क्लास उस एग्जाम को क्रैक किया था विद ऑल इंडिया रैंक 196। तो जो भी आज मैं बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड है। इन सभी चीजों को मैंने फॉलो किया और इनको फॉलो करके मैंने नीट क्रैक किया, MBBS की, इनफैक्ट उसके बाद MD की है, पेन में फेलोशिप की है फ्रॉम जर्मनी। डॉक्टर के प्रोफेशन को तो फॉलो कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ टीचिंग भी कर रहा हूँ। तो ये वो मेथड्स हैं जो अभी तक फेल नहीं हुए हैं और आगे भी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यदि आप इनको फॉलो करेंगे तो फेल नहीं होंगे। तो जो आज का सेशन है, हमें काफी ध्यान से सुनना है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, पेशेंस बहुत जरूरी होता है। ये दो चीजें हैं जो किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए जरूरी है। और जब आप डॉक्टर बनने जा रहे हो फिर तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पेशेंस जो होता है वो डॉक्टर्स के अंदर होता है और रिक्वायर्ड भी होता है। तो आज के सेशन में भी सभी से रिक्वेस्ट है, पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों बना के रखें। एक और चीज मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, साथ में अपना पेपर और पेन लेकर बैठें। जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उनमें से जो भी आपको चीजें इंपॉर्टेंट लगती है उनको नोट करते हुए चलें। क्योंकि होता क्या है कि अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुनेंगे, आपको 1 या 2 दिन तो याद रहेगा, लेकिन फिर चीजें आप भूल जाएंगे। और फिर जब चीजें भूल जाएंगे तो एक पूरी चेन होती है, चेन में से कोई भी लिंक बीच में से टूट गया तो फिर चीजें मुश्किल हो जाती है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपकी तैयारी पर पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अब एक क्वेश्चन, जब प्रोफाइल आपको बताया है सारी चीजें, मैं एक डॉक्टर हूँ, साथ में पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा जो काफी बच्चों के और पेरेंट्स के दिमाग में इस समय आ रहा होगा कि जब मैंने MBBS कर ली है, MD कर ली है, एक वेल सेटल्ड डॉक्टर हूँ, तो फिर टीचिंग क्यों, पढ़ा क्यों रहा हूँ? यूजुअली ऐसा होता नहीं है। MBBS के बाद तो काफी डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन MD करने के बाद आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ के भी कोई डॉक्टर है, होंगे तो कोई एक आध होंगे जो अभी नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहे होंगे। तो इसका जवाब ये है कि भाई बाय प्रोफेशन तो अभी भी मैं डॉक्टर ही हूँ। टीचिंग जो है वो मैं अपना प्रोफेशन नहीं मानता। टीचिंग में मुझे शुरुआत से इंटरेस्ट है, मैं टीचिंग एंजॉय करता हूँ, मुझे पढ़ाने का शौक है। और एक और चीज़, जब मैं पढ़ा करता था, जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था, तो बायोलॉजी पढ़ते वक्त हमेशा एक चीज़ मेरे दिमाग में आती थी कि जो टीचर्स मुझे बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और पढ़ा किस लिए रहे थे, मुझे डॉक्टर बनाने के लिए, वो खुद क्यों डॉक्टर नहीं है? या जो डॉक्टर हैं वो क्यों बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि सबसे अच्छी बायोलॉजी तो कौन पढ़ा सकता है, डॉक्टर ही पढ़ा सकते हैं। तो वहीं से ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको बायोलॉजी जरूर पढ़ाऊंगा ताकि मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उनको मिल सके। तो एक तरह से टीचिंग मेरे लिए पैशन है, मेरे लिए जुनून है, इसीलिए टीचिंग से मैं जुड़ा हुआ हूँ अलॉन्ग विद माय प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग 11th में आए हैं, आज से करीब 2 साल बाद आपको नीट एग्जाम देना है। अब ये जो 2 साल है, इसमें आप किस तरह से अपनी तैयारी को अप्रोच करोगे, ये डिसाइड करेगा कि 2 साल बाद आप मेडिकल कॉलेज के अंदर एंटर होते हो या नहीं होते। तो बच्चों, ये जो मिशन है नीट 2023, इसको आपको वास्तव में एक मिशन की तरह ही लेना है। ये एक जंग है। ये मान लो कि हम एक वॉर की तैयारी करने वाले हैं। ये वॉर, ये जंग कब होगी? आज से 2 साल बाद होगी।
तो इसको हमने नाम दे दिया मिशन नीट 2023, जिसमें हमें जीत हासिल करनी है। अब बच्चों किसी भी वॉर पे हम जाते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? बहुत सारी चीजें, ऐसे थोड़ी कि हाँ कि भाई लड़ाई घोषित हो गई, उठ लिए और चल दिए और लड़ लिए, है ना? ऐसे करेंगे तो फिर तो मरकर ही आएंगे, जिंदा वापस नहीं आएंगे। तो अब यदि हमें जंग लड़नी है तो जंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है? आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है, पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए लड़ने की। लड़ने के लिए क्या हाथ पैरों से लड़ लोगे? आपको हथियार भी चाहिए होते हैं, गोला बारूद चाहिए होता है, आपको अच्छे हथियार के गन्स चाहिए होती है, मशीन गन्स चाहिए होती है, तोपें चाहिए होती है, ठीक है? इसके अलावा और क्या चाहिए होता है? जो दुश्मन होता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। यदि मान लो आपने तैयारी पूरी कर ली, आपके पास हथियार भी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता जिससे लड़ना है उसकी कमियां क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो भी आपके हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें दुश्मन के बारे में, जिससे हमें लड़ना है, जिसके ऊपर हमें जीत हासिल करनी है, उसके बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जो जो लड़ते वक्त हमसे गलतियां हो सकती है जंग के दौरान, यदि हम उनको पहले से ठीक कर लें तो भी हमारी जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सेम चीज बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए चाहिए। मैंने अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं एक बार में क्रैक किए हैं, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चों, मैं जब भी सेशन लेता हूँ, जब भी बच्चों को एड्रेस करता हूँ, तो एक बात हमेशा बोलता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और सब्जेक्टिव जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं या बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना, इनको निकालना एक अपने आप में बहुत बड़ी आर्ट होती है ना? आर्ट समझते हैं, कला होती है। आपने देखा होगा बच्चों, जब आपके बैच में जब आप पढ़ते हैं तो 100 बच्चे हो सकते हैं, 200 बच्चे हो सकते हैं, क्लास में भी होते हैं 100-150 बच्चे होते हैं। तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चा एग्जाम क्रैक कर लेता है, हर बच्चा तो डॉक्टर नहीं बन रहा है, हर बच्चा तो एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पा रहा है। तो इसका रीजन क्या है? कुछ बच्चों को तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने की ये आर्ट आती है, लेकिन कुछ को नहीं। पढ़ते तो सभी हैं, तो बच्चों सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता। किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से हमें तैयारी को अप्रोच करना है, और पढ़ाई के साथ साथ वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं, इस बात का ध्यान आपको रखना होता है। जिस दिन आपने ये आर्ट सीख ली, तो फिर बच्चों कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अभी तो सिर्फ नीट दे रहे हो बच्चों, ये तो आपके सिर्फ सफर की शुरुआत है। जब आप डॉक्टरी के प्रोफेशन में जा रहे हो तो बच्चों सफर बहुत लंबा है। इस प्रोफेशन में जुनून और पेशेंस, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप लंबे समय तक कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एमबीबीएस से थोड़ी करनी है हमें। मान लो आपने अभी नीट क्लियर कर लिया, आप एमबीबीएस में एंटर हो गए, तो बच्चों उसके बाद फिर एमडी भी करनी है आपको, या एमएस करोगे। मेडिसिन वाली ब्रांच में जाना है तो एमडी करते हैं बच्चों, और सर्जन बनना होता है तो एमएस करते हैं, ठीक है? फिजिशियन बनना होता है तो एमडी करते हैं। तो उसके लिए भी एग्जाम होता है। यहाँ तो बच्चों आपके साथ कौन कॉम्पीट कर रहे हैं? 12वीं के बच्चे करेंगे या ड्रॉपर्स करेंगे, है ना? लेकिन जब आप एमएस और एमडी का एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो वहां आपके साथ कौन बैठेंगे? सारे के सारे डॉक्टर्स बैठेंगे जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है, जो इस देश के सबसे अच्छे माइंड्स होंगे, क्रीम माइंड्स होंगे, उनके साथ कंपटीशन होता है वहां पर। तो जो एमएस और एमडी का एंट्रेंस एग्जाम है वो तो नीट से भी काफी हार्ड होता है बच्चों। वहां पर 20 सब्जेक्ट आते हैं। अभी तो कितने सब्जेक्ट आएंगे? 3 सब्जेक्ट आएंगे। और एमएस और एमडी के एग्जाम में कितने सब्जेक्ट आएंगे बच्चों? 20 सब्जेक्ट आएंगे। और वो सारे आपको किसके साथ कॉम्पीट करने हैं? डॉक्टर्स के साथ कॉम्पिटिशन करना होता है। सीटें नीट से भी कम होती है। तो बच्चों अभी से एक चीज समझ लो कि ये जो हमारा मिशन है ना, ये आप तभी जीत पाओगे जब आप में जुनून, जब आप में पेशेंस। ठीक, तो पहली सीख, आज के सेशन का जो पहला लेसन है वो यही है। किसी भी काम को यदि हम छेड़ रहे हैं, हम उठा रहे हैं, हम चालू कर रहे हैं, तो फिर अपना 100% उसमें लगा देना है। जुनून के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना आपको झोंक देना है, और इस सोच के साथ करना है कि या तो मैं इसको करूंगा इसे, और यदि 1% भी डाउट है तो फिर बच्चों पहले ही छोड़। तो पहले ही दिन से आप में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हाँ, मैं नीट को 2023 के अंदर ही क्रैक करूंगा, पहले अटेम्प्ट में ही करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। ठीक, जिसमें ये कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली नीट को क्रैक कर लेगा। सबसे बड़ी ताकत बच्चों यही होती है आप। अब स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि इस तैयारी में, इन 2 सालों में आपको बच्चों क्या क्या करना है। तो बच्चों हम वॉर की बात कर लेते हैं। अब जब भी किसी जंग की तैयारी करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले तो क्या जरूरी है? ट्रेनिंग जरूरी, तैयारी जरूरी। और तैयारी के लिए जितना ज्यादा समय मिले उतनी ही अच्छी तैयारी होती है, और वॉर के अंदर जीतने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला जो टेक अवे लेसन है, उसको नोट कर लेना बच्चों,
वो क्या है? अर्ली स्टार्ट। और मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपने ये डिसीजन था नीट को क्रैक करने का या नीट की तैयारी करने का, ये लेने में ज़्यादा देरी नहीं करी। ठीक है, आप अभी 10th से 11th में मूव कर रहे हैं और यहाँ से आप सीरियस हो गए हैं अपनी तैयारी को लेकर। सीरियस हैं तभी ये सेशन कर रहे हैं। जो सीरियस नहीं है वो अभी सेशन नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, उनमें इतना पेशेंस नहीं होगा कि मैं नीट की तैयारी के लिए सर की बात सुनूं। तो जितने भी बच्चे सुन रहे हैं इसका मतलब दे आर सीरियस फॉर क्लियरिंग देयर नीट एग्जाम। और ये चीज ये शो करता है कि आपने डिसीजन ले लिया है और सही समय पे ले लिया है। कई बच्चे क्या करते हैं कि 12th में जाने के बाद सीरियस होते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है कि आज के दिन से अगले 2 साल तक आपको पूरी मतलब जैसे है ना पहले ही दिन से चौथे या 5वें गियर में पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं जब 11th में होते हैं तो पूरा साल बच्चे कैजुअली या लाइटली निकाल देते हैं, यार अभी तो क्या है 2 साल बाद है ना, कर लेंगे तैयारी, बहुत सारा समय है। और 11th में इतना सीरियस अपनी पढ़ाई को लेकर नहीं होते और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। जो गलती ये बच्चे करते हैं, ये बच्चे कभी भी नीट को पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते, तो ड्रॉपर बनते ही बनते। बच्चों जिस दिन मैं 11th में आ गया था उस दिन से लेकर जब तक मेरा AIPMT का एग्जाम हुआ, जिसको अब आप नीट कहते हो, लिटरली मैंने पढ़ाई के अलावा अपनी जिंदगी में कुछ और नहीं करा। जो एसेंशियल्स होते हैं ना, नहाना धोना खाना पीना और सोना, सर ये करा पढ़ाई के अलावा। इसके अलावा 2 साल कुछ भी नहीं करा। पहले दिन से मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे को 8 से 10 घंटे पढ़ना है, तो मैं पूरे 2 साल 8 से 10 घंटे पढ़ा हूँ और तभी मैं 196 ऑल इंडिया रैंक के साथ 12th के साथ नीट को पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर पाया। और बच्चों 2003 वो समय था जब यूजुअली बच्चे 11वीं और 12वीं के साथ तैयारी नहीं करते थे, कोचिंग्स ही नहीं पढ़ाती थी 11वीं और 12वीं के साथ, सिर्फ उन बच्चों की तैयारी होती थी जो 12th पास कर चुके हैं। उस समय मैंने 12वीं के साथ क्रैक किया था 11th और 12th में तैयारी की। तो उसका सबसे बड़ा रीजन बच्चों यही था कि अर्ली स्टार्ट करी मैंने। जो तैयारी बच्चे 12th में आने के बाद सीरियस होते हैं जिस तैयारी को लेके, या तैयारी लेट चालू करते हैं, मैंने उनकी जगह 11वीं में आते हैं 11th में आते हैं पहले दिन से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चों? अर्ली स्टार्ट, बी सीरियस फॉर योर प्रिपरेशन, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है पहले दिन से आखिरी दिन तक। रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा करोगे तो फिर कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सके। तो बच्चों ये तो हो गया कि जब हम जंग पे जा रहे हैं तो तैयारी के लिए जितना ज्यादा समय लोगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। तो अभी का समय वेस्ट ना करें, अभी से तैयारी करें। अब दूसरा पॉइंट, अब आपको जंग लड़नी है, आपको लड़ना सीखना है। अब आता यदि लड़ना तो फिर सीखने की जरूरत क्या है? लड़ना आता नहीं है तभी तो सीखने की जरूरत है ना। अब लड़ना सिखाएगा कौन? तो सिखाएगा कौन? ट्रेनर सिखाएगा। तो यहाँ पर बात आ जाती है बच्चों आपके टीचर, आपके गुरु। तो सेकंड चीज जिस पर आपको ध्यान रखना है, सिलेक्शन ऑफ योर टीचर, कि आप जिस टीचर को फॉलो करते हैं वो टीचर कैसा है बच्चों। क्योंकि अल्टीमेटली गुरु से ही शिष्य की क्वालिटी डिसाइड होती है। यदि गुरु सही है तो ऑटोमेटिकली शिष्य की ट्रेनिंग भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर बच्चों वही बात मेरे दिमाग में आ जाती है। जैसे अब आपको नीट देना है तो बच्चों नीट में थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। अभी डिटेल में बात करेंगे आगे हम नीट के बारे में भी, कि नीट एग्जाम के अंदर 180 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं, 45 फिजिक्स के होते हैं और 45 केमिस्ट्री के होते हैं। तो बच्चों बायोलॉजी 50% वेटेज रखती है नीट के अंदर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन हो जाता है? जो आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं। और फिर यहाँ पर वही बात आ जाती है कि बायोलॉजी जब 50% वेटेज रख रही है तो बायोलॉजी आपको कौन पढ़ा रहा है, फिर फिजिक्स भी कौन पढ़ा रहा है या केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज्यादा अच्छा क्या होगा यदि आपको वही टीचर्स ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं जो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के अपने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर चुके हैं, तो फिर सोने पे सुहागा होगा। ठीक है, ज्यादा अच्छे से आपको वही पढ़ा सकता है इन एग्जाम के लिए जो खुद इन एग्जाम्स को क्लियर कर चुका है। ठीक, मैं बहुत क्लियर अवे, बहुत फ्रेंकली इस बात को बोलता हूँ बच्चों कि एक डॉक्टर बायोलॉजी ज्यादा बेटर वे में आपको पढ़ा सकता है। नीट की तैयारी कैसे की जाती है ये एक डॉक्टर ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकता है, ना कि वो जो नीट एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो वो टीचर्स ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे आपके साथ, आपको ज्यादा अच्छे से नॉलेज दे पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे, जो खुद इंजीनियरिंग एग्जाम्स को क्रैक कर चुके हैं, जैसे IIT को क्रैक कर चुके हैं,
ठीक, तो वो जेईई मेन को या जेईई एडवांस को क्रैक कर चुके हैं, वो ज़्यादा बेटर वे में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री डिलीवर करता है। तो जब भी बच्चों आप कहीं पर भी पढ़ते हैं, तो ऐसे ही नहीं कि हाँ कि ब्लाइंडली हम किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के पहले फैकल्टीज के प्रोफाइल को जरूर देखा करें कि उन्होंने क्या खुद ने भी ये एग्जाम्स क्रैक किए हैं, उन्होंने कितने साल पढ़ाया है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और फिर अपने टीचर का सिलेक्शन। तो बच्चों, यदि टीचर का सिलेक्शन सही होगा तो फिर आधी लड़ाई तो आप वहीं जीत जाओगे, क्योंकि यदि गुरु अच्छा होता है तो फिर शिष्य के सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। लड़ाई लड़नी है, तैयारी हमने चालू कर दी, अर्ली चालू कर दी, बेनिफिट में है, चलो अच्छी बात है। चलो मान लो आपने ट्रेनर भी चूज कर लिया कि हाँ कि भाई मेरे को इनसे पढ़ना है, वो भी आपने चूज कर लिया, आपकी ट्रेनिंग भी चालू हो गई। लेकिन अभी तक आपको अपने दुश्मन के बारे में पता नहीं है जिसके ऊपर आपको जीत हासिल करनी है, जिससे लड़ाई आपको लड़नी है। आपको किसके ऊपर जीत हासिल करनी है? नीट एग्जाम। तो जब तक आपको नीट एग्जाम के बारे में नॉलेज नहीं होगी कि भाई नीट एग्जाम किस तरह का होता है, इसमें क्या गलतियां हमें भारी पड़ सकती है, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, कौन कौन से हथियार हमारे पास होने चाहिए, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। तो आप थोड़ा सा नीट के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या क्या जरूरी है? तो बच्चों, नीट क्रैक करने के लिए नीट एग्जाम की नेचर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम की नेचर बाकी के एग्जाम से बहुत ज्यादा डिफरेंट है बच्चों। चाहे हम जेईई की बात कर लें, चाहे हम बोर्ड एग्जाम्स की बात कर लें, चाहे हम कॉमर्स एग्जाम्स की बात कर लें, सबसे काफी अलग है नीट एग्जाम। कैसे अलग है बताता हूँ। जेईई एग्जाम के अंदर आपको रिलेटिवली काफी समय मिलता है क्वेश्चंस को करने के लिए, तो वहां पर आप सोचने को समय दे सकते हो। बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर आपको लिखना होता है, तो वहां पर भी आपके पास चॉइस होती है कि आपने कोई क्वेश्चन छोटा लिख दिया, कोई बड़ा लिख दिया, जो कम आता था उसमें कम लिख दिया, जिसमें ज्यादा आता था उसमें ज्यादा लिख दिया। लेकिन बच्चों, नीट की खासियत क्या है? एक तो प्योरली ऑब्जेक्टिव एग्जाम, दूसरी खासियत क्या है? 180 मिनट में, यानी कि 3 घंटे के अंदर आपको 180 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें ओएमआर शीट भी भरनी है। तो यदि देखा जाए इफेक्टिवली, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा पॉइंट हो गया कि आपका जो दुश्मन है, जो नीट है, जिसके ऊपर आपको फतेह हासिल करनी है, यदि उसको क्रैक करना है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए? स्पीड। आपके क्वेश्चंस आपको 1 मिनट से कम समय में करने आने चाहिए, तभी आप उसको क्रैक कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चों? दुश्मन के ऊपर जीत हासिल करनी, नीट के ऊपर जीत हासिल करनी है तो हमारे पास स्पीड होनी चाहिए। दूसरी चीज होता क्या है, आपने देखा भी होगा, यदि आपने पहले भी ऑब्जेक्टिव पेपर करे हो या क्वेश्चंस करके देखे हो, तो जब हम घर पे आराम से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वही एग्जाम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देते हैं बच्चों, तो उसी तरह के क्वेश्चन को हम नहीं कर पाते, गलत हो जाता है। इसका रीजन क्या है? घर पे तो मान लो मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे दूंगा, मान लो फिजिक्स का न्यूमेरिकल दे दिया, तो हो सकता है आपको टाइम लगे, 10 मिनट या 15 मिनट में माथा पच्ची करके अपना दिमाग लगा के कर ही लोगे उसको, और फिर खुश भी होगा, अरे सर देखो आपने क्वेश्चन दिया था और मैंने एक क्वेश्चन निकाल लिया, कितना टफ क्वेश्चन था। लेकिन बेटा उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने घर पे तो उसको कितने मिनट में निकाला? 15 मिनट। क्या एग्जाम में उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 15 मिनट मिलते? नहीं मिलते ना। ये दूसरी गलती करते हैं बच्चे। क्या करते हैं, जब एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, टाइम की शॉर्टेज होने लगता है। मान लो 80-90 क्वेश्चन करे, फिर घड़ी देखेंगे, अरे 2 घंटे तो निकल ही गए, अब तो 1 ही घंटा बचा है, इसमें मुझे अब तो 100 क्वेश्चन करने हैं, कैसे करूंगा? स्पीड बढ़ाई, बढ़ा दी भाई साहब हमने स्पीड की। अब स्पीड बढ़ाने के बाद क्या होता है, जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं गलतियां होना चालू हो जाती है, क्योंकि ना तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ पाते हैं, ना कैलकुलेशन ढंग से कर पाते हैं। वो जो आप कहते हैं ना सिली मिस्टेक्स, वो सिली मिस्टेक्स होने लग जाती है और फिर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपका जो एग्जाम है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आप मिस्टेक्स नहीं कर सकते हो, आपको एक्यूरेसी रखनी है वहां पर। तो इसके लिए क्या जरूरी है बच्चों, अभी से जो आप तैयारी चालू कर रहे हो, इसमें आपको टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप अपने घर पर बैठकर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो हमेशा घड़ी के अंदर अलार्म लगा के करो कि मेरे को एग्जाम में जितना समय मिलेगा उतने ही समय में मुझे घर पे भी क्वेश्चन। आपके दिमाग की नेचर क्या होती है बच्चों? हमारा दिमाग ऑलमोस्ट हम सब एक जैसे हैं बच्चों। यदि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ तो आप सभी बन सकते हो, पहले तो ये समझ लो। लेकिन जरूरत क्या है, आपको अपने दिमाग को उस तरह से ट्रेन करना है। आप अपने दिमाग को जितना खींचोगे ना, जितना ट्रेन करोगे, उसको डेली जिस नेचर में, जिस एनवायरनमेंट में डालोगे, आपका दिमाग बच्चों वैसा ही शेप लेता रहता है, वैसा ही सीखता रहता है। तो आपको रोजाना क्या करना है, मान लो आपको फिजिक्स के 50 क्वेश्चन करने हैं, तो
रात भर का अलार्म लगा के रखो कि मेरे को 50 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन निकालने हैं। और बिल्कुल एग्जाम के माहौल में, जैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं ना कि हाँ कि हम इधर उधर का कुछ नहीं सोचते, पूरे कंसंट्रेशन से सिर्फ एग्जाम पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, वैसे क्वेश्चन करो। आता है तो क्वेश्चन को सोल्व कर लो, नहीं आता है तो उसको मार्क करा, अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाओ। ऐसे लगातार बिना इधर उधर देखे 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करो। जो आ रहे हैं उनको कर लो, जो नहीं आ रहे उनको मार्क कर लो, और फिर 50 मिनट बाद चेक करो कि मैं कितने क्वेश्चन कर पाया, फिर जो करे उनमें से कितने सही हुए। जब रोजाना बच्चों तीनों सब्जेक्ट में ऐसे करोगे ना आप, तो 2 साल के अंदर आपका दिमाग तेजी के साथ बिना गलती करें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए ट्रेन हो जाएगा। बच्चों जब मैंने नीट की तैयारी करी थी तो 2 साल मैंने यही काम करा था। जब भी मैं क्वेश्चन करता था घर पे तो टाइम बाउंड करता था, और लास्ट में आते आते ये स्थिति आ गई थी कि मैं 3 घंटे का जो एग्जाम होता था, बच्चों अभी तो आपके 180 क्वेश्चन आते हैं, मैं एक और चीज बता दूं, हमारे समय 200 क्वेश्चन आते थे। समय इतना ही था, 180 मिनट ही था, लेकिन 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते थे, 50 फिजिक्स के और 50 केमिस्ट्री के। हमें 200 क्वेश्चन करने होते थे और ओएमआर भी भरनी होती थी। फिर भी मैंने कभी अपने किसी टेस्ट में या नीट एग्जाम के अंदर 2 घंटे से ज्यादा पूरे पेपर को सोल्व करने के लिए नहीं लिया। 2 घंटे में मैं पूरा पेपर सोल्व करता था, आधा घंटा फिर उसको चेक करता था, फिर उसकी ओएमआर भरता था। तो समय, यदि आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाए तो बच्चों आपको डबल बेनिफिट मिलता है। आप क्या कर सकते हो, एक राउंड आपने पूरा पेपर निकाल लिया, और यदि आपकी स्पीड अच्छी है, आपने समय बचा लिया, तो आप एक बार वापस से फटाफट पेपर देख सकते हो कि मुझसे कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई। इससे आपको 3-4 क्वेश्चन का फायदा हो ही जाता है, तो आपके सिलेक्शन की और अच्छी रैंक आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो नेचर ऑफ एग्जाम को समझो बच्चों। तो एग्जाम आप देने जा रहे हो, बिना उसकी नेचर को जाने, ब्लाइंडली बिना सोचे समझे भेड़ चाल में तैयारी करते रहोगे, कभी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है। पढ़ाई के साथ इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है, तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखना। दूसरा, नेचर ऑफ एग्जाम में आपको क्या याद रखना है कि भाई कौन से सब्जेक्ट्स को किस तरह से अप्रोच करना है, भाई बायोलॉजी को कैसे, फिजिक्स को कैसे, केमिस्ट्री को कैसे। तो बच्चों बायोलॉजी में थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, और फिर उसको याद करना। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स के ऊपर रटने की कोशिश नहीं करनी। तो अगेन यहाँ पर आपके गुरु का रोल आ जाएगा। यदि आपके टीचर्स ऐसे हैं जो आपको चीजें कंसेप्चुअली पढ़ा रहे हैं, तो फिर चीजें आसान हो। पर्टिकुलरली बायोलॉजी, बच्चों बायोलॉजी ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, रटने वाला सब्जेक्ट समझते हैं, जो नहीं है। जो बच्चे बायोलॉजी को रटने की कोशिश करते हैं उनको बायोलॉजी ज्यादा दिन तक याद नहीं रहती, तो ये उनकी सबसे बड़ी समस्या भी होती है। ज्यादातर बच्चे मेरे को यही कहते हैं कि सर कल मैंने चैप्टर पढ़ा था, 2 दिन तो मुझे याद रहता है, तीसरे दिन सब भूल जाता हूँ, फिर उसके क्वेश्चन नहीं निकलते। उसका रीजन क्या है, क्योंकि भाई आपने बायोलॉजी के उस चैप्टर को रटा है, समझा नहीं। तो बच्चों आपको समझते हुए हर सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है, याद करना है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने बात कर ली बच्चों कि आपका दुश्मन कैसा है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, नेचर ऑफ एग्जाम के बारे में नॉलेज। तब तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने तैयारी स्टार्ट कर दी, अर्ली स्टार्ट का फायदा हमें मिल गया, हमने हमारा टीचर चूज कर लिया, अच्छे टीचर चूज करें हमने जिन्होंने खुद ये एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, ठीक। तीसरे हमने क्या करा बच्चों, फिर हमने हमारे दुश्मन के बारे में जान लिया, उसकी कमियां क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट, आपके हथियार सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यदि हथियार ही अच्छे नहीं हुए, जंग लगे हुए, पुराने हुए, तो आपने ट्रेनिंग भी अच्छी कर ली, बंदूक चलाना तो सीख लिया, लेकिन जब जंग के मैदान में गया आपकी बंदूक ही नहीं चल रही है ना, ट्रिगर तो दबा रहे हैं, फुसफुस हो गई वो, तो फिर क्या करोगे, ठीक। तो अब बच्चों आपके हथियार क्या है, यहाँ पर आपके हथियार है आपका एकेडमिक कंटेंट, जो आप पढ़ रहे हो, जिन रिसोर्सेज से आप पढ़ रहे हो, जो लेक्चर्स आप सुनते हो, देखते हो, जो किताबें या जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो वो कहाँ से कर रहे हो, ये सब आपके हथियार। ये हथियार आपके जितने ज़्यादा अच्छे, जितने ज़्यादा प्रिसाइज, जितने ज़्यादा इफेक्टिव और जितने ज़्यादा अपडेटेड होंगे और इजी टू लर्न होंगे, आपकी सक्सेस के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बच्चों एकेडमिक कंटेंट कैसा होना चाहिए, अगेन जो रटाने पर जोर नहीं दे, जो समझाने पर जोर, ठीक है बच्चों। जैसे मैं बहुत सिंपल वे में बताना चाहूँगा कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं थ्योरेटिकली, यदि उसकी जगह हम किसी चीज़ को वीडियो के फॉर्म में देखें, पिक्चर, जैसे आपने देखा भी होगा बच्चों, मूवीज सबको पसंद होती है ना,
डीडीएलजे की, अभी मैं आपसे डीडीएलजे 25 साल पहले आई थी। आप में से हो सकता है कि बच्चों ने तब तो देखी नहीं हो, बाद में देखी हो, या आपके रिसेंटली कोई भी अच्छी मूवी की हम बात कर सकते हैं जो आप सबने देखी हो। यदि मैं आज भी, मान लो आपको 5 साल भी हो गए होंगे ना उस मूवी को देखे हुए, मैं आज भी यदि आपसे पूछूंगा ना कि भाई उस मूवी का ये सीन मेरे को बताओ, आप फटाफट बता दो सर कि उस सीन में जो ऋतिक रोशन है वो ये करता है, ये करता है, वो करता है, सब आपको फटाफट याद आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्यों? उसके 2 रीजन है। एक तो आपने इंटरेस्ट के साथ देखी थी, तो ये मैंने आपको पहले कह दिया था शुरुआत में, स्टार्ट करने के पहले। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, जुनून के साथ पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, मन से तैयारी कर रहे हो, बोझ के साथ नहीं कर रहे हो, तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वही चीज पढ़ाई यदि मन से करोगे तो चीजें ज्यादा याद रहेगी। दूसरी चीज, सिर्फ पढ़ पढ़ के रटने की जगह चीजों को अपनी आंखों के सामने पिक्चर के फॉर्म में देखोगे तो ज्यादा समय तक याद है। हमें जो विजुअलाइज्ड चीजें होती है, एनिमेटेड चीजें होती है, कार्टून के फॉर्म में होती है, पिक्चर के फॉर्म में होती है, बच्चों ज्यादा याद रहती है, पढ़ी हुई चीजें कम याद रहती है। ये चीज अभी आप रिलेट कर रहे हो सिंपल वे में। हम जिन लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, वो हमें ज्यादा याद रहते हैं। दिन भर में हम जो बातें करते हैं लोगों से मिलकर, वो वाक्य हमें याद रहते हैं। वो इमेजिनेशन हमारे दिमाग में रात को आती है कि हाँ कि मैं दिन में उससे मिला था, वो पिक्चर हमारे दिमाग में घूमती रहती है। लेकिन दिन भर में जो आप पढ़ते हो बच्चों, वो इतना इजीली आप रिकॉल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी विजुअल मेमोरी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो इसीलिए इस समय अब अडेप्टेबिलिटी ट्रांजिशन का फेज आ गया बच्चों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना 21st सेंचुरी में, एडवांसमेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का समय है, तो आपको भी अब इस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना है। मोस्ट प्रोबेबली काफी चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर तो नीट ऑनलाइन होने लग जाएगा। इनफैक्ट 2023 में जब आप दोगे तब तो 99.99% नीट ऑनलाइन हो ही जाएगा। तो अब आपको इस नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना है। और ये अडेप्टेबिलिटी में क्या चीज आ जाएगा बच्चों? आपके रिसोर्स, एकेडमिक कंटेंट। तो अब वो समय गया कि हम सिर्फ किताबें या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। अब वो समय आ गया कि जब आपको ऐसा प्लेटफॉर्म ऑप्ट करना चाहिए, चूज करना चाहिए जहां पर चीजें आपको रटाई न जाए, विजुअलाइज्ड फॉर्म में दिखाई। तो यहाँ पर एकेडमिक कंटेंट का सिलेक्शन करते हुए इस चीज का जरूर। फिर जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो वहां पर भी एक डिबेट हमेशा चलती रहती है। हर साल बच्चे मुझसे पूछते हैं, फोन कर करके पूछते हैं कि सर मुझे कोई अच्छी सी किताब बता दो जिसमें से मैं क्वेश्चन करूँ। तो बच्चों अगेन ये सब करने की जरूरत है। जिस जगह से यदि आप पढ़ रहे हो, यदि वो जगह सही है, तो वो अपने आप में आपको इतने क्वेश्चंस दे देंगे कि यदि आप वहाँ की थ्योरी, वहाँ के लेक्चर्स और फिर उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, तो फिर ऐसा कोई रीजन नहीं रह जाता कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। हमें हमारी तैयारी को फैलाना नहीं है बच्चों। फैलाना बहुत आसान है। शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं, जोश ही जोश में पहले जब तैयारी चालू करते हैं, यहाँ की मैंने एक चैप्टर पढ़ा, अब इसके क्वेश्चन मैंने यहाँ से भी कर लिए। फिर किसी दोस्त ने कहा यार वो किताब अच्छी, वो किताब भी लिया मैं बाजार से, फिर किसी ने कहा यार ऑनलाइन अमेजन से वो किताब मंगवा लिया, मैंने वो भी मंगवा ली। अब पहले 3-4 चैप्टर में तो मैंने निकाल ली, 4-4, 5-5 किताबें निकाल ली साहब। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और एग्जाम पास आता है और सिलेबस बढ़ता जाता है ना, फिर पसीना आने लग जाता है, फिर हकीकत आंखों के सामने तैरने लग जाती है कि अरे यार ये इतना आसान नहीं। फिर क्या होता है, फिर शुरुआत के 3-4 चैप्टर में तो हमने 4-4 किताबें निकाल ली, बाद के चैप्टर्स में हमसे एक किताब या एक सोर्स भी पूरा नहीं होता। तो अपने सोर्स को, अपने रिसोर्सेज को कॉम्पैक्ट करके, जैसे ईसरल की सिंपल सी फिलोसॉफी है कि हम क्या करते हैं कि हम बच्चों को वो सब ईसरल के ऐप में दे देते हैं जितना उनके सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। यदि आप उसको 100% कर लोगे ना बच्चों, तो फिर सिलेक्शन पे इनफैक्ट रैंक 1 की मैं गारंटी दे सकता हूँ। यदि कोई बच्चा मुझसे आज प्रॉमिस कर ले कि आपको जितना पढ़ाया जाता है, जितना हम लोग आपको दे रहे हैं, उतना आप 100% करके अपने एग्जाम में जाओगे, तो मैं सिर्फ सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले रहा, मैं रैंक 1 की गारंटी ले रहा हूँ। क्योंकि होता यही है बच्चों, शुरुआत में सब में जोश रहता है, लेकिन लास्ट में जाते जाते जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं वो भी आप पूरा नहीं कर पाते। इस पे शुरुआत से जितना जरूरी है उतना ही पढ़े। तो आपके लिए जरूरी क्या है, आप सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखो, वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद अपने नोट्स को पढ़ लो जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसके बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद जो आपको हम एक्सरसाइज देते हैं बच्चों, उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लो, और फिर आपके जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को देखो। एक बार जब ये सारी चीजें कर लो तो फिर बार बार इन्हें ही रिवाइज करना है। फिर ऐसा नहीं कि हमने कोई तीसरी किताब उठा ली फिर चौथी किताब उठा ली, नहीं, बार बार इनको ही करो। क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं जो आप पढ़ रहे हो बच्चों। कहीं और से थोड़ी, फिजिक्स का क्वेश्चन तो फिजिक्स में से आएगा, हिस्ट्री में से थोड़ी आएगा भाई। और जो फिजिक्स में से क्वेश्चन आ सकता है या बायोलॉजी में से आ सकता है, केमिस्ट्री में से आ सकता है, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो
फिर क्यों आप दूसरी किताब खरीद रहे हो? क्योंकि आप जितनी किताबें खरीदोगे, आपने अपनी तैयारी को उतना ही फैला लिया, लास्ट में नहीं समेट पाओगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तैयारी। तो अपने रिसोर्सेस को कॉम्पैक्ट करके रखो शुरुआत से, हाँ मुझे बस ये चीजें करनी है और यही बार बार इतनी बार रिवाइज करनी है कि कोई नींद में से भी मेरे को उठाए तो मैं फटाक से वो क्वेश्चन का जवाब दूं। इस लेवल की जब तैयारी होगी और इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ जब तैयारी होगी ना, तब आपका सही। तो यहाँ पर जो हम कहते हैं ना कि यहाँ की संतोषी प्रवृत्ति रखना बहुत जरूरी, लालच से बचना है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी ले आऊं, वो भी ले आऊं। नहीं, इधर का भी वीडियो देख लूं, उधर का भी वीडियो देख लूं, कभी यूट्यूब खोल रहा हूँ, कभी क्या खोल रहा हूँ। नहीं बच्चों, एक जगह पर, कहीं पर भी आप करो लेकिन एक जगह पर स्टिक होकर। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सरल करो, जहां पर भी आप अपनी तैयारी करते हो, यदि आपका सिलेक्शन सही है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने जिस प्लेटफॉर्म को चूज करा है वो सही है, तो वहां से आपको सब कुछ मिलना चाहिए और फिर उसके बाहर आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वहां से जो मिल रहा है उसको 100% करो, उसी को बार बार करो, सिलेक्शन डेफिनेट। तो ये बच्चों बात होगी हमारे हथियारों की, जो हमें जंग के लिए चाहिए, जिनका अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, तो हमने तैयारी चालू कर दी थी, हमने ट्रेनर चूज कर लिया, ट्रेनर चूज करने के बाद हमने दुश्मन के बारे में भी जानकारी ले ली, हमने हमारे हथियारों को भी बिल्कुल तैयार कर लिया है अब जंग को लड़ने के लिए। अब क्या जरूरी, सारी चीजें हो गई। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, कई बार न्यूज में, कई बार टीवी पे, अखबार में भी आती है न्यूज कि हमारी सेना ने आज अभ्यास करा, रेगिस्तान में जाके अभ्यास करा, कभी जंगलों में जाकर अभ्यास करा, कभी यूएस आर्मी के साथ अभ्यास कर रही है और बिल्कुल उसी तरीके से करती है जैसे जंग में लड़ते हैं। इनको हम कहते हैं बच्चों मॉक ड्रिल्स, है ना। तो ये क्यों जरूरी है? अगेन, जब बच्चों हम घर पे क्वेश्चंस करते हैं या मान लो एग्जाम के पहले आपकी जो तैयारी कराने वाला प्लेटफॉर्म है या जो कोचिंग है, जब वो टेस्ट लेते हैं तो बच्चों उस समय इतना प्रेशर नहीं होता हमारे दिमाग में। और वो जो प्रेशर नहीं होता है ना, एग्जाम का प्रेशर अलग ही होता है बच्चों, और वो प्रेशर एग्जाम में ही आता है। तो जब तक एग्जाम जैसा माहौल नहीं होगा तब तक आप उस प्रेशर को फील नहीं करोगे। तो बच्चों मॉक ड्रिल्स बहुत जरूरी है। आपको एग्जाम के पहले भी कई बार एग्जाम देने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि वो कर ली ना तो फिर आपको एग्जाम में प्रेशर फील ही नहीं होगा। आपके लगे यार ऐसे माहौल में तो मैं पहले भी रह चुका हूँ, पहले भी मैं इस तरह से 180 क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो आज भी कर लूंगा। तो आपकी प्रॉपर टेस्टिंग इन मॉक ड्रिल्स के लिए आपको क्या करना है, पूरे 2 साल में सिर्फ तैयारी तो करते जा रहे हैं लेकिन उसको चेक नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों फिर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर मॉक ड्रिल्स का, टेस्ट का होना बहुत जरूरी है। तो रेगुलर इंटरवल्स पे आपको टेस्ट देते रहेंगे। 11th में भी जब आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब 10 चैप्टर खत्म हो गए तो पहले चैप्टर को तो हम भूल ही गए। तो टेस्ट का शेड्यूल बच्चों ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ, जो आपका करंट चैप्टर चल रहा है उसके साथ साथ पुराने चैप्टर का भी रिवीजन होता रहे। और फिर जब 12th में आओ तो 12th के साथ साथ 11th का भी रिवीजन आपको करना है, ध्यान देना। टेस्ट इस तरह से होने चाहिए और आपकी तैयारी भी इसी तरह से, अप्रोच भी इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ तो आपको कुछ समय अपना पुराने चैप्टर्स के रिवीजन के लिए भी बच्चों की मॉक ड्रिल्स, टेस्ट्स की बात होती है। ठीक है, ये सारी तैयारी हमने कर ली। अब बात आ जाती है बच्चों कि सारी तैयारी है, सब कुछ है, आपको ट्रेनर भी मिल गया। अब आपने देखा होगा कि जो सेना को कमांडर ट्रेन करता है तो अकेला तो ट्रेन नहीं करता, पूरे 24 घंटे तो सेना के साथ नहीं रहता। वो मेन ट्रेनिंग करा देता है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके साथ और भी सपोर्ट टीम होती है जो सेना के जितने भी बंदे होते हैं उनके ऊपर टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करती रहती है। यहाँ के भी कमांडर ये बताकर गया था, अब हमें चेक करना है कि सेना के इस बंदे ने, इस सिपाही ने वो सारा काम करा नहीं करा। दौड़ लगानी थी भाई, 20 किलोमीटर दौड़ा या नहीं दौड़ा, तो चेक होना बहुत जरूरी है ना। आप बच्चों क्या है कि अभी 10वीं से 11वीं में आ रहे हो, 11th में आ रहे हो, अभी आपकी इतनी मेहनत करने की आदत नहीं है कि 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ाई की जाए, मन भी चंचल होता है। तो कई बार क्या होता है कि हाँ पढ़ लिए 1-2 घंटे पढ़े, फिर मन इधर उधर डेविएट होने लग जाता है, यार फेसबुक है ना, कभी क्या यार टीवी, आ जाते हैं इस तरह के लालच मन में। तो व्हाट्सएप है ना, तो ये जो लालच है ये क्या करते हैं, आपको अपनी पढ़ाई से डेविएट कर देते हैं। और ये जो पढ़ाई से डेविएशन होता है ना, आपको डुबा ले जाता है। 2 साल बाद ना तो डॉक्टर बनते हो, ना कुछ बन पाते हो, फिर ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, बीएससी करते हो। तो क्या जरूरी है, इन पूरे 2 साल में आपके ऊपर एक डंडा रहना जरूरी है। कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम चेक करता रहे। अब आप कहोगे सर पेरेंट्स होते हैं, तो ये तो कहना ही मत, क्योंकि पेरेंट्स को तो हम बहुत इजीली बेवकूफ़ बना देते हैं। दुनिया में सबसे इजीली बेवकूफ़ी हम किसको बनाते हैं, हमारे पेरेंट्स को।
और वो बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, नन्हा सा छोटा-सा बच्चा है, नन्ही सी जान है ना? आप इमोशनल कर देते हो। ब्लैकमेलिंग चलती है पेरेंट्स की, पापा सुबह से पढ़ रहा हूँ, है ना? सर दर्द हो रहा है, थक गया, कितना लोड है मेरे ऊपर। तो ये डंडा पेरेंट्स का तो नहीं चलेगा, तो आपके ऊपर अलग से एक डंडा होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों आ जाता है मेंटरशिप, है ना? यदि जंग जीतनी है, तो तैयारी के दौरान आपके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा मेंटर होना चाहिए, जो लगातार आपकी तैयारी के ऊपर नज़र रख सके। जहाँ ढीले पड़ रहे हो, वहीं पर ही आपको टोक दे कि भैया तेरे को आज 8 घंटे पढ़ना था, तू 6 घंटे पढ़ा है। भैया तेरे को कल ये होमवर्क मिला था, तूने आज नहीं करा ये, ठीक है? तेरे को ये याद करना था, तूने आज ये याद नहीं करा। और बच्चों, मैं खुद पहले जैसे रेजोनेंस में एचओडी रह चुका हूँ और भी कई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बच्चों को डील कर चुका हूँ। लेकिन ईमानदारी से बोलूँ तो बच्चों, ई-सरल एक ऐसा मैंने पहला प्लेटफॉर्म देखा है जिसने एक-एक बच्चे के ऊपर एक मेंटर को बिठा रखा है। जिसका मेंटर का काम सिर्फ ये होता है, ये देखना कि हाँ कि भाई इस बच्चे को कल जो टास्क दिया गया था, जो होमवर्क दिया गया था, जो चीज़ें याद करने के लिए दी गई थी, वो करी नहीं करी। जो पिछला टेस्ट दिया उसमें नंबर कैसे आए? पहले जैसे नंबर आ रहे थे उतने आ रहे हैं, उससे कम आ रहे हैं, उससे ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं नंबर तो क्यों नहीं आ रहे हैं? इस चीज़ के लिए भी फ़ोन करते हैं बच्चे को कि बेटा कोई दिक्कत हो तो बता, फ्रेंड की तरह। तो बच्चों, मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करो, सिर्फ हम नीट की तैयारी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, या सिर्फ ई-सरल की बात नहीं कर रहे। आगे भी बच्चों जब आप लाइफ में जाएँगे, तो जो भी आप काम करते हैं, टाइम टू टाइम उसके ऊपर एक चेक होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ वो पूरा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, 100% कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। डेली रात को सोने के पहले आपको भी अपने ऊपर एक मेंटरशिप लागू करनी है, सेल्फ मेंटरशिप। सोने के पहले सोचो कि आज का जो दिन भर का मेरा टास्क था, मैंने ईमानदारी से पूरा किया, नहीं किया। नहीं किया तो आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए रात को सोने के पहले कि यार आज मैंने मक्कारी करी है, मैंने गलती करी है, कल मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ूंगा और आज जो 2 घंटे कम पढ़ा हूँ, कल 2 घंटे ज़्यादा पढ़ूंगा। तो जिस दिन से आपने अपने ऊपर मेंटरशिप करना चालू कर दिया ना, फिर हमें ऊपर से आपके ऊपर डंडा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत आती है, धीरे-धीरे हो जाओगे बच्चों, इसलिए जब तक ऐसा आप खुद नहीं करते हो, ऊपर से हमें ये मेंटरशिप प्रोवाइड करना ज़रूरी हो जाता है, जो आपके भले के लिए। तो बच्चों, ये तो बात हो गई मेंटरशिप। अब तैयारी चल रही है, आपको मान लो मैं आपका कमांडर हूँ, मैंने आपको एक गन चलाना सिखाया। अब मेरे डर के कारण आपने तब तो कह दिया सर मेरे को आगे ही गन चलाना, लेकिन वास्तव में आई नहीं, समझ में नहीं आया कि सर ने कैसे चलाना सिखाई। डाउट रह गया, कंफ्यूजन रह गया दिमाग में। अब किससे पूछोगे? कमांडर तो है खड़ूस, है ना? यहाँ के भी अभी से पूछूंगा तो ये तो एक लात मारेगा ये मेरे को। तो अब वो डाउट मन में रह गया। अब वो गन आपने चलाना सीखी नहीं, और वही हो सकता है आपको जंग में भारी पड़ जाए, जान पे भी भारी पड़ जाए, है ना? नीट में हो सकता है हमारा सिलेक्शन नहीं हो, जो क्वेश्चन हमारे वीक रह गए थे, जिनमें हमें डाउट था, वही हमारे नीट में आ गए। किस्मत ही खराब थी हमारी, और हमारा सिलेक्शन रुक गया, हम डॉक्टर नहीं बन पाए। सोचा था डॉक्टर का व्हाइट एप्रन पहनेंगे, और फिर पता नहीं है ना? तो यहाँ पर अब क्या इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ तैयारी। कई बार क्या होता है बच्चों, टीचर्स की अलग अलग नेचर होती है। तो कई टीचर्स पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन जब बच्चे उनसे डाउट्स पूछते हैं तो वहाँ पे वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, है ना? थोड़ा सा होता है, अलग अलग टीचर्स की अलग अलग नेचर होती है। ज़्यादातर टीचर्स जो अच्छे टीचर्स होते हैं, डाउट्स को एंटरटेन करने में थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ कि मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, मज़ा नहीं आता है। तो फिर बच्चों के क्या होता है, डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, और ये डाउट्स बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर डाउट सॉल्विंग के लिए आप जो भी प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं, आपकी तैयारी के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखें कि डाउट्स कभी भी आपके अंदर नहीं रह जाने चाहिए, हर डाउट सॉल्व होना चाहिए। ठीक है? तो डाउट सॉल्विंग सिस्टम जिस भी प्लेटफॉर्म का अच्छा हो, आप उस प्लेटफॉर्म को। फॉर एग्जांपल, जैसे ई-सरल पे हमने 4 लेयर्स में डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी दे रखी है। मैं उसमें सबसे ऊपर हूँ। जैसे बायोलॉजी का यदि डाउट पूछना है आपको, तो मैं उसमें सबसे ऊपर हूँ। मेरे तक तो बात तब पहुंचेगी जब पहले 3 लेयर्स में आपका डाउट सॉल्व नहीं हो पाए, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन में होता है। मतलब मेरे तक डाउट आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो लेयर है, उसमें तो आपको क्या करना होता है कि अपना डाउट आपने अपने मेंटर को बता दिया, लिखकर भेज दिया कि सर मेरा ये डाउट है। आपको पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन, साथ में उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है भैया, देख लो, समझ में आ जाएगा। मान लो वहां पर हमें समझ में नहीं आया, तो फिर सेकंड लेयर एक्टिव हो जाएगी। सेकंड लेयर कैसे एक्टिव होगी? लाइव डाउट सेशन होता है हर वीक। कई लाइव डाउट सेशन होते हैं हर सब्जेक्ट, जिसमें जूम के ऊपर, जैसे अभी हम मीटिंग कर रहे हैं ना, वैसे इसी तरह से आपकी फैकल्टी आपके सामने होती है। आप उनसे लाइव डाउट पूछते हो और आपको लाइव सॉल्व करके बताते हैं। मान लो किसी कारण से वहां भी क्वेश्चन ही थोड़ा अलग था, बहुत डिफिकल्ट, कोई बात नहीं। तीसरी लेयर में क्या होगा? फिर आपके मेंटर को आपने कहा कि सर मेरे को तो दोनों ही तरीके से समझ में नहीं आया,
तो आपका मेंटर आपको तीसरे फैकल्टी से कनेक्ट कर देगा डायरेक्टली फोन पे, नंबर दे देगा और आपके पास फोन आ जाएगा कि भाई क्या डाउट है, फैकल्टी खुद आपसे पूछेगा। नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, है ना। बायोलॉजी का है तो मैं बैठा हूँ, फिजिक्स का है तो डाउट कहाँ जाएगा, सारांश गुप्ता सर के पास। अभी शुरुआत में बताया था आदित्य सर ने आपको सारांश सर के बारे में, जो खुद आईआईटीएन है, ठीक है। उनके लिए बोलते हैं कि भाई फिजिक्स ऐसे पढ़ाते हैं कि फिजिक्स के लिए दीवाना बना देते हैं लोगों को। तो इसी तरह से फिजिक्स में यदि कोई डाउट है तो चौथी लेयर में सारांश सर के पास जाएगा। केमिस्ट्री में कोई डाउट है तो अगेन प्रतीक गुप्ता सर हैं, वो भी आईआईटीएन है, उनके पास जाएगा। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती कि आपका डाउट क्लियर ना हो। तो बच्चों ये हो गया हमारा अगला जो स्टेप है हमारी जंग जीतने का, कि डाउट्स को हमें हमारे मन में नहीं रखना है। जितने ज्यादा डाउट्स पूछोगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ेगी, नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे, सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो बच्चों, ये तो सारे अपने बेसिक प्री रिक्विजिट है, ये तो होने ही होने चाहिए। अब इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी बच्चों। अब इसमें डेवलप करने में कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले बच्चों प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये बहुत जरूरी है। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दूंगा और प्रैक्टिकल, मतलब मेरा खुद का एग्जांपल है। जब 2003 में मैंने नीट एग्जाम दिया था, तो बच्चों यूजुअली आपने भी यदि कभी अपने सीनियर्स से बात करी हो जिन्होंने नीट की तैयारी करी है, नीट एग्जाम दिया है, तो जब नीट का एग्जाम दिया जाता है तो बच्चे किस तरह से पेपर को अप्रोच करते हैं? सबसे पहले पेपर में यूजुअली सब बायोलॉजी करते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है, कम समय लगता है और क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, 90 क्वेश्चन होते हैं। और यदि किसी ने अच्छे से तैयारी करी है तो 20-25 मिनट में भी वो उन 90 क्वेश्चन को निकाल सकता है आराम से। 20-25 मिनट में वो 100 क्वेश्चन कर लेता था, ठीक है। यदि आपको पौन घंटे से ज्यादा लग रहा है बायोलॉजी के उन 90 क्वेश्चन को करने में, तो आपका सिलेक्शन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ओएमआर के साथ ज्यादा से ज्यादा 50 से 55 मिनट, इससे ज्यादा बायोलॉजी में नहीं है। केमिस्ट्री में 50 मिनट से 1 घंटा और फिजिक्स के अंदर 1 से सवा घंटा। बच्चों ये एक डिवीजन चलता है और सीक्वेंस क्या चलती है पेपर में? यूजुअली बच्चे सबसे पहले बायोलॉजी करते हैं ताकि समय बचा सके केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, क्योंकि उनमें कैलकुलेशन, फिर करते हैं केमिस्ट्री और फिर लास्ट में फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा समय चाहिए होता है। उसको आप जितना अच्छा समय दोगे, चांसेस ऑफ सही क्वेश्चन करने के या गलतियां कम करने के बढ़ जाते हैं। तो हम भी यही करते थे बच्चों। मैंने भी जब 2003 में नीट दिया तो अपना पेपर चालू करा, सबसे पहले बायोलॉजी उठाई। अब उस साल हुआ क्या कि कुछ ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आ गए जो 2003 के पहले नहीं आते थे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते हैं अपन, वो हमारा हथियार है एक, है ना। हमने थ्योरी भी पढ़ते हैं, हम एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, लेक्चर्स भी देखते हैं। तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो पुराने साल के क्वेश्चंस करना भी बहुत जरूरी है बच्चों, भी करके गया। तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किसके कम आते हैं। तो 2003 के पहले जिन चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे ना, उस साल ज्यादा आगे बायोटेक्नोलॉजी से उठकर आगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इवोल्यूशन से, और बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आए, ठीक। अब भाई बायोलॉजी करना चालू करा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सारे टफ। जो क्वेश्चन करने में मुझे 15 सेकंड नहीं लगते थे, उसमें मुझे 1-1 मिनट लग रहा है। अब बच्चों मैं जब तक 10वें क्वेश्चन पे पहुंचा ना, मेरे को ये लग गया कि आज बायोलॉजी का पेपर टफ आया, और यदि मैंने पहले बायोलॉजी करी तो डेफिनेटली मुझे 1 घंटे से ज्यादा लगेगा और शायद मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊँ। मैंने हाथों हाथ अपना गियर शिफ्ट करा, मैंने बायोलॉजी छोड़ी, सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री उठाई। देखा तो केमिस्ट्री हलवा, बिल्कुल ईजी। जिस केमिस्ट्री को करने में 50 मिनट लगते थे वो 35 मिनट में होगी। फिजिक्स देखिए, फिजिक्स बहुत ईजी, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स गिनती के थ्योरी के क्वेश्चंस थे, फिजिक्स हो गई 40-45 मिनट में। और बायोलॉजी करने के लिए मेरे पास 1.5 घंटा बच गया बच्चों। अब बायोलॉजी का पेपर टफ था, लेकिन अब प्रेशर बिल्कुल हट चुका था माइंड से कि मैं फिजिक्स के 45 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर चुका हूँ। मेरे 45 के 45 क्वेश्चन ठीक थे फिजिक्स के, मुझे कॉन्फिडेंस था। केमिस्ट्री में मैं कर चुका हूँ, केमिस्ट्री के मेरे ऑलमोस्ट 41-42 क्वेश्चन ठीक थे, मुझे पता था। अब मेरे को 1.5 घंटा है जिसमें मेरे को बायोलॉजी के क्वेश्चन करना है, मतलब आराम से सोच के बायोलॉजी के क्वेश्चन करे और बायोलॉजी का पेपर भी अच्छा होगा। मोर देन 90 क्वेश्चन ठीक हो गए, 100 में से 91-92 क्वेश्चन ठीक हो गए मेरे, ठीक है। और इसमें मेरा सिलेक्शन, बच्चे ये थी प्रेजेंस। ये आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। यदि उस साल मैं वो डिसीजन नहीं लेता, मैं लकीर का फकीर बना रहता कि नहीं यार हमेशा पूरे 2 साल मैंने तो पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स करी और आज भी वही करूंगा, तो बच्चों में सेलेक्ट नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक्ट करो। जैसा अभी कोविड चल रहा है, तो बच्चों कोविड की वजह से आपने देख लिया होगा, पहले लास्ट ईयर आया, सब कह रहे थे 2020 निकल जाए 2021 में घूमे, है ना। अब 2021 में क्या हो गया, 2021 2020 से भी बुरा हो गया, निकल ही नहीं पा रहे घर से, ये आगे भी हो सकता है। तो अब बच्चों वो समय आ गया है
कि हम इस रियलिटी को स्वीकार करें कि हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम कोशिश करें कि आज से ही हम उस मोड ऑफ एजुकेशन को सेलेक्ट करें जिसमें अगले 2 साल में किसी तरह का कोई व्यवधान, किसी तरह का कोई इंटरप्शन नहीं आए। ठीक है, हो सकता है ये लॉकडाउन बार बार लगते रहेंगे, जितनी बार लगेंगे बच्चों उतनी बार आपकी स्टडीज अफेक्ट होगी, यदि आपने कोई ऐसा मोड चुन रखा है जिसमें आपको घर से बाहर निकल कर कहीं जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब जो एक ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन की डिबेट चलती है, मैं बहुत क्लियरली बोलूंगा, छुपाकर कुछ नहीं बोलता हूँ, तो वो समय आ गया है कि जब हम ऑनलाइन को एक्सेप्ट करें कि ये नीड ऑफ द आवर है, ये जरूरत है। नहीं करोगे बच्चों तो पीछे रह जाओगे। जो समय के साथ नहीं बदलता है ना, जो लकीर का फकीर बना रहता है, क्योंकि अभी भी मैं कई लोगों को कहते हुए सुनता हूँ, अरे यार की ऑनलाइन में पढ़ाई वैसी नहीं है ना, ऑफलाइन तो ऑफलाइन। तो बच्चों जो इस चीज के साथ भेड़ चाल करते रहेंगे, नहीं यार मैं तो ऑफलाइन ही करूंगा, तो डेफिनेटली नुकसान है। मैं डॉक्टर हूँ, खुद इन एग्जाम्स को निकाल चुका हूँ, खुद पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज कॉन्फिडेंस के साथ। और बच्चों आखिर में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कि मैं कर सकता हूँ। और डॉक्टर के लिए तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आपके हाथ में लोगों की जान रहेगी, है ना, आप मशीनों के साथ नहीं खेल रहे हो। इंजीनियरिंग में तो फिर भी आपके पास मशीन्स होती है, कंप्यूटर्स होते हैं, गलती हो भी गई तो क्या होगा, एक मशीन ही खराब होगी ना। लेकिन बच्चों आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, और डॉक्टर बनने के बाद यदि आपसे एक छोटी सी भी गलती होती है तो एक इंसान की जान जाएगी, जो एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा डैमेज होता है किसी परिवार के लिए। तो यदि ऐसा कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है जिसमें खुद को खुद के ऊपर ही सेल्फ बिलीफ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बच्चों फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि वो नीट की तैयारी नहीं करे। मान लो आप डॉक्टर बन गए और आपके सामने खून से लथपथ बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है ना, हाथ पैर सब बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, खून ही खून बह रहा है, खोपड़ी फूटी हुई है, खुली हुई है, पेशेंट आ गया और उसको देखकर आपके हाथ पैर, खुद के हाथ पैर फूल गए, खुद चक्कर खाकर गिर गए, पेशेंट को क्या बचाओगे भाई? तो सबसे पहले क्या चाहिए, टेम्परामेंट, कॉन्फिडेंस। तो बच्चों ये बिल्डअप करो आज से कि हाँ मैं नीट एग्जाम, क्योंकि तभी तो वही तो ट्रीट कर पाता है सर्जन जिसको कॉन्फिडेंस होता है कि पेशेंट कितनी भी बुरी हालत में हो मैं इसको सही करके दिखाऊंगा, तभी तो कर पाता है ना। अभी जैसे हमने कई सर्जरीज करवाए बच्चों, कोविड पेशेंट्स की सर्जरीज करवाई है। अब यदि हम वहां पे डर जाते, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता कि यार कि ये जो पेशेंट टेबल पे लेटा हुआ है ये तो कोरोना हो रखा है इसको, और मैं तो इसकी सर्जरी नहीं करवाऊँ, मैं तो एनेस्थीसिया नहीं दूँ सर्जरी, तो उस पेशेंट का क्या होगा? रिस्क तो हमें भी है, लेकिन हमने कॉन्फिडेंस रखा। तो यही कॉन्फिडेंस बच्चों आपको आज से ही डेवलप करना है कि मैं इस बार एक ही अटेम्प्ट में सर की तरह नीट को क्रैक कर दूंगा। और ऐसा करा तो बच्चों आपने पहले दिन से यदि कॉन्फिडेंस रखा, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज हम बात कर रहे हैं, अगले 2 साल भी करते रहेंगे, और 2 साल बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तब भी मैं उस दिन आपके सामने हूँ। और जिन जिन बच्चों ने मेरी बातें आज मानी होगी, मैं डेफिनेटली और गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज से 2 साल बाद वो ये कहेंगे कि सर मिठाई खाओ, मेरा सिलेक्शन, मैं आपकी तरह डॉक्टर बनने वाला हूँ। तो बच्चों मैं आपको सारी चीजें बता दी है जो मैंने खुद ने फॉलो करी, जिनको फॉलो करके मैंने खुद ने पहले अटेम्प्ट में आज से करीब 18 साल पहले नीट को, जिसको उस समय AIPMT कहते थे, 196 ऑल इंडिया रैंक के साथ किया। और यदि इन चीजों को, अच्छा ऐसा कोई मुश्किल चीजें नहीं बताई, बहुत सिंपल चीजें बताई। क्या क्या बताया हमें? पहले दिन से पूरी सीरियसनेस के साथ तैयारी करनी। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, किसी का कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो नोट डाउन कर ले। तो सबसे पहली चीज हमें क्या याद रखनी है बच्चों की, पहले ही दिन से हमारी तैयारी में पूरी सीरियसनेस होनी चाहिए, 5th गियर पे होनी चाहिए तैयारी। और आज से लेकर आखिरी दिन, जब तक हमारा नीट का एग्जाम नहीं हो जाए, हमें रोजाना 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। पहली चीज। दूसरी चीज, सिलेक्शन ऑफ योर टीचर। कोशिश करें जो टीचर खुद इन एग्जाम्स को क्लियर कर चुके हैं आप उनको ऑप्ट करें, ना कि उनको जो खुद इन एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाए लेकिन आपको गारंटी देते हैं कि हम इन एग्जाम्स को आपको क्लियर करवाएंगे। ठीक। तीसरी चीज, आपकी ट्रेनिंग में जो ट्रेनर है उसके साथ साथ जो आपके हथियार होते हैं और आपके दुश्मन की जो नेचर होती है, दोनों आपको पता होने चाहिए। तो तीसरी चीज, नेचर ऑफ योर एग्जाम। नीट एग्जाम में मैंने आपको बता दिया बच्चों
कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, समय कम होता है, एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, प्लस कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा है बच्चों, इसीलिए भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने जरूरी हो जाते हैं। कट ऑफ आपको ध्यान होगा, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो नीट का तो बच्चों 720 नंबर का एग्जाम होता है, 180 क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर का हर क्वेश्चन होता है। और इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट उन्हीं बच्चों को मिल रही है जिनके इन 720 में से 590 या 600 नंबर आ रहे हैं। 590 या 600 से जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट नहीं मिल रही, तो आपको 180 में से 150 से ज्यादा क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो अगेन तैयारी बहुत सॉलिड होना जरूरी है, आप कुछ नहीं छोड़ सकते बच्चे, ठीक है। तो नेचर ऑफ एग्जाम पता होनी चाहिए, अच्छे से नीट के बारे में पहले नॉलेज लो, किस तरह का एग्जाम है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना समय मिलता है, हर सब्जेक्ट को कितना समय देना है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया, घर पे टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पहले दिन से। यदि 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो ना घर पे, तो घड़ी में अलार्म लगा के समय देख के करोगे, उतने ही समय में होने चाहिए जितना आपको एग्जाम में मिलेगा। जो भी देखना होता है सोल्यूशन वोल्यूशन, पहले उन क्वेश्चंस को करो समय के अनुसार, फिर उसके बाद चेक करो जो भी करना है, ठीक। चौथा, हथियार, आपका एकेडमिक कंटेंट रटने पे कम ध्यान दें, समझने पे ज्यादा ध्यान दें। कोशिश करें कि व्हाइट बोर्ड मेथड या रिटन मेथड की जगह हम किस पर जाएं, विजुअलाइजेशन के मेथड पे, टेक्नोलॉजी का सहारा दें। पांचवी चीज जो मैंने आपको बताई, सारी चीजें कर ली लेकिन रेगुलर टेस्टिंग यदि नहीं हुई तो अगेन हमारी चीजें वीक रह जाएगी, हमें कमियां रह जाएंगी। तो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देते रहें, ठीक। फिर छठी चीज मैंने आपको क्या बताई कि आपके ऊपर कोई ना कोई एक चेक होना चाहिए। अब चाहो तो आप पेरेंट्स को बोलो कि आप तो मेरे से डेली पूछा करो कि मैंने कितना पढ़ाई करी, कितना होमवर्क करा, नहीं तो हम आपको मेंटर अलॉट करते ही हैं जो आपको डेली लेवल पे मॉनिटर करेंगे कि आपने कितना करा है, क्या करा, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, नहीं चल रही है अच्छी तो उसका क्या कारण है, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। सातवीं चीज बच्चों, डाउट्स को मन में नहीं रखना। तो जहां पर भी आप पढ़ रहे हो शुरुआत में ही पूछ लो कि भाई हमारे डाउट्स सॉल्व करोगे या नहीं करोगे, पढ़ाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब तक एक एफिशिएंट डाउट सॉल्विंग सिस्टम नहीं हो आपके पास तब तक चीजें मुश्किल है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया बच्चों, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी, लकीर के फकीर होकर मत चलो कि मेरे दोस्त ने ऐसा कहा था तो मुझे तो ऐसा ही करना है, अपना दिमाग भी चलाओ, दिखावे पर मत जाओ। और लास्टली सेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट, खुद के ऊपर बिलीफ रखो, मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करूंगा, और जब तक नहीं करूंगा तब तक आराम नहीं करूंगा, लड़ता रहूं, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया मेरी तरफ से। अब हमारे साथ सारांश सर भी हैं, तो एक बार सारांश सर कि अपने एक्सपीरियंस का फायदा आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम सारांश। थैंक यू सर। बच्चों, तो डॉक्टर अंशुमन सर ने आपको जो चीजें बताई ना एकदम जबरदस्त, एकदम एक ट्रू डॉक्टर ही जो है आपको ये सारी चीजें बता सकते हैं। और जो सर ने चीजें बताई, मतलब मैं खुद एकदम सर ऐसी फीलिंग आई कि यार लेट्स स्टार्ट द नीट प्रिपरेशन, और यार एक डॉक्टर भी बन के दिखाएं। आप जैसे मेंटर मिलेंगे तो डेफिनेटली सर क्रैक कर लेंगे। बच्चों, एक चीज मैं और शेयर करना चाहता हूँ सर की, आज 3 दिन से इनफैक्ट इतनी तबीयत खराब है। सर डॉक्टर भी हैं और पढ़ाते भी हैं। सर दिन में कम से कम 14 से 15 घंटे काम करते हैं, मैंने खुद ने देखा है। सर्जरी चलती हैं, लेक्चर्स बनाते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। तो 3 दिन से सर की तबीयत खराब होने के बावजूद भी आज भी सर को फीवर था, आपको पता भी नहीं पड़ा होगा कि सर की तबीयत खराब हो रही है। ये होता है यार जोश और जुनून। ये इसराइल के हर एक टीचर की खास बात, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि यार बच्चों की जब बात आती है ना, मतलब आज सर के पास ऑप्शन था आज की, ठीक है यार सेमिनार लो के लिए लूं क्योंकि सर सुबह से आज रेस्ट पर हैं, लेकिन उसके बाद भी सर ने इतनी एनर्जी के साथ लिया, आपको तो पता भी नहीं पड़ा होगा कि यार बीमार है सर। पर सर मजा आ गया। जो इनपुट बच्चों को 10th के बाद में मिलना चाहिए, जो राइट गाइडेंस मिलनी चाहिए, आज वो बच्चों को मिली। प्रॉपर डाउट सॉल्व, मेंटरशिप होनी चाहिए। और जितना बच्चों, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, फिजिक्स की फैकल्टी के होने के कारण कि जनरली बच्चों का यह रहता है कि फिजिक्स कमजोर रह जाता है नीट वाले स्टूडेंट्स का। सर भी इस बात से एग्री करेंगे, इस बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है वो फिजिक्स से लगता है। तो फिजिक्स से डर क्यों लगता है? क्योंकि बच्चों ऐसा बताया जाता है यार फिजिक्स को भी याद करके क्वेश्चंस कर लो, नहीं। पर शुरुआत से ही बच्चों, कोई भी बच्चा फिजिक्स को याद नहीं करेगा, केमिस्ट्री को भी याद नहीं करेगा, बायोलॉजी को भी याद नहीं करेगा। अरे सर बायोलॉजी को याद नहीं करेंगे तो कैसा होगा? आप अंशुमन सर, खुशिका मैम के वीडियो लेक्चर देखना, आपको पता पड़ेगा कि मिनिमम याद करने के साथ बायोलॉजी भी कैसे विजुलाइज हो सकती है, केमिस्ट्री कैसे विजुलाइज हो सकती है, फिजिक्स कैसे विजुलाइज हो सकती है। तो यार शुरू से सारी चीजों को विजुलाइज करते हुए चलना, ऐसा कैसे हुआ, क्या फॉर्मूला लग रहा है, चीजों को समझते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली हम फोड़ देंगे। मोस्टली बातें सर ने आपको बता ही दी हैं,
एंड वी प्राउडली से कि इस कोविड के टाइम पर जो इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आपको सारी फैकल्टी, जैसे सर ने बताया, सर खुद डॉक्टर हैं, मैं आईआईटी से हूँ, प्रतीक सर भी आईआईटी से हैं, बायोलॉजी की एक और फैकल्टी हैं डॉक्टर पुष्टिका मैम, वो भी डॉक्टर हैं, पूरे मेंटर्स आपको मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग होगी। और जिन्होंने भी अभी तक ईसरा लैब डाउनलोड नहीं करी, वैसे सबने कर लिया, उसमें आप बायोलॉजी के लेक्चर्स देखना, फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स देखना, आपको पढ़ाई से मोहब्बत नहीं हो जाए ना तो देख लेना, ये हमारी गारंटी है, आप पढ़ाई के साथ मोहब्बत कर बैठोगे और डॉक्टर बन के दिखाओगे। तो खूब मेहनत करनी है, जम के लपक के मेहनत करनी है। अब एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि देखो नीट 2023 शिफ्ट नहीं हो रहा है, हमारे 10th बोर्ड कैंसिल हो गए, ठीक है, हम ऑलरेडी अब अप्रैल एंड में आ चुके हैं, तो हम एक महीना जनरली जो लोग स्टार्ट कर देते थे अप्रैल बिगनिंग में, हम वो अप्रैल एंड में आ चुके हैं। तो अब बच्चों अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जैक्टली 2 साल बचे हैं, मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो एग्जैक्टली 2 साल बचे हैं। मैंने जो बातें बताई बिल्कुल अक्षरशः फॉलो करते जाओ। और सर की देखो ऑल इंडिया रैंक 196 आई थी, राजस्थान में 46 आई थी यार। तो जब ऐसे व्यक्ति से आपको गाइडेंस का मौका मिल रहा है ना, तो उसे चूकना नहीं यार, ये बहुत सौभाग्य की बात है बच्चों। मैं पूरा सेशन आराम से बैठ के सुन रहा था यार, सर ने जो कमांडर्स वाली बात बताई ना बिल्कुल सही है, आपको जो हथियार चाहिए ना वो इकट्ठे करते जाओ। देखो यार, सर ने अपने टाइम पर बायोलॉजी में जो हाईएस्ट एग्जाम होता है नीट का, जिसके लिए आप करने वाले हो, 196 पड़ी है, मैंने यार अपने एग्जाम में आईआईटी में 41 रैंक निकाली है। तो यार आपके साथ में वो लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने अपने समय पर अपने एग्जाम छोड़े हैं। केमिस्ट्री के जो आपके टीचर प्रतीक सर, वो खुद आईआईटी बॉम्बे से हैं। तो यार जो एक पूरा टेम्परामेंट चाहिए होता है ना 2 साल का, अब जैसे क्या होता है ना, पढ़ाई के साथ साथ ऐसी स्ट्रेटेजीज भी चाहिए। अब हमें नोटबुक कितनी बनानी है, कैसे बनानी है, आपके पास में लगभग 60-70 नोटबुक्स इकट्ठी हो जाएगी, सही कह रहे हैं ना, 60-70 नोटबुक्स आपके पास में इकट्ठी हो जाएंगी। अब उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे मार्किंग करनी है, कब टेस्ट देना है, 3 महीने के बाद कैसे रिवीजन करना है, ये सारी चीजें भी आपको समय समय पर पता पड़ती रहनी चाहिए। तब आप जो है जो टॉप 500 टॉप 100 में एम जो कर रहे हो ना आप, वो बिल्कुल बच्चों आप फोड़ दोगे। तो मैं इसी के साथ में बच्चों सभी को एक तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने ये सेमिनार सुना। सभी पेरेंट्स जो आए हैं उनको हमारा नमस्ते। पेरेंट्स की भी बच्चों के साथ साथ में पूरी 2 साल की तैयारी चालू होने वाली है। बच्चों जब आप डॉक्टर बनोगे ना, तो आपके पेरेंट्स भी आपके साथ में डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि वो भी उतनी ही तपस्या करेंगे आपके साथ 2 साल जितनी आप करने वाले हो, बिलीव मी, एंड दे आर गोइंग टू बी योर बेस्ट 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 फ्रेंड्स। मेंटर्स तो रहेंगे ही सही, पर आपके पेरेंट्स आपके साथ में पूरी प्रिपरेशन साथ में करेंगे, और उनका जो वही हमें संभाल रहे हैं, तो वही हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। तो यार मैं एक रिक्वेस्ट जो सारे बच्चों से करता हूँ, जो पेरेंट्स हैं उनका हमें पूरा आदर करना है हमेशा, और वो जो बात बोलते हैं ना, देखो वो हमारे भले के लिए ही बोलते हैं हमेशा। आपको कभी कोई पड़ोसी डांटने आता है क्या रोज रोज कि यार तू पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले पढ़ाई कर ले? आपको 2 या 3 लोग ही डांटेंगे जो आपका भला चाहते हैं। एक तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और आपके मेंटर्स। ये 3 लोग ही आपके पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि चाहते हैं आप कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। ठीक है, तो ईसरल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से सारे बच्चों को हम बेस्ट विशेष देते हैं। तोड़ना है, मचाना है। हमने बच्चों, जो बच्चे अब जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ब्रह्मोस कोर्स लॉन्च करा है। आप वो एक अर्ली स्टार्ट बैच है, एक बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये सेकंड बैच का हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो सेकंड बैच में जो ब्रह्मोस का स्टार्ट होने वाला है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर शेयर्ड है, वो वहां से आपको इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो उस पर डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप, बेस्ट वीडियो लेक्चर्स, एवरीथिंग जो आपको डॉक्टर बनने के लिए, और वो भी टॉप रैंक के साथ चाहिए ना, वो सब मिलेगा। और साथ में आपकी मेहनत और लगन, ये दोनों कंपोनेंट्स मिल जाएं, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सिस्टम के साथ में, तो आप फोड़ दोगे बच्चों एकदम। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू गाइस। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बच्चों, आपके साथ में नंबर आपके इस कोर्स में शेयर्ड है, आप वहां से जिसकी भी इंफॉर्मेशन चाहें ले सकते हैं। एंड स्टे इन टच विद अस। ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा।
सर जैसे आपने कहा कि नीट 2023 ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बेटा? सारे एग्जाम्स अब धीरे धीरे ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं। मैंने बोला था 99.99% ऑनलाइन होगा, जो सही है। पूरे पूरे चांसेस है बच्चों। इस बार भी यदि आपने न्यूज में ध्यान दिया हो तो इस बार डिमांड थी कि इस बार के नीट को भी, जो अभी 1 अगस्त को होने वाला है, ऑनलाइन कराया जाए। तो उसमें हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक चीज बोली थी, एक शॉर्ट दिया था कि इस बार भी हम नीट को ऑनलाइन ही करवाते, लेकिन क्योंकि अभी तक जो बच्चे तैयारी कर रहे थे इस बार की नीट की, उनको ऑनलाइन एग्जाम देने का एक्सपीरियंस नहीं था, उनको अभी तक यही इन्फॉर्मेशन थी कि एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, तो अचानक से उनका एग्जाम ऑनलाइन कराना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए इस साल तो हम ऑफलाइन करा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली नीट एग्जाम विल बी हेल्ड इन ऑनलाइन मोड। जेईई ऑनलाइन हो ही चुका है, ज्यादातर एग्जाम ऑनलाइन हो चुके हैं, तो पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी नॉट ओनली इन 23 बट 22 का एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है ना। अब फ्यूचर देखो, किसी ने देखा नहीं है, तो इसलिए 0.1% मैंने छोड़ रखा है, 0.01%, ठीक है, लेकिन 99.99% ऑनलाइन ही होगा। हाँ ठीक सर। तो मेरा एक और रिक्वेस्ट था। हाँ बेटा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट था कि आप ये YouTube में एक वीडियो छोड़े कि ई सरल का ऐप हम कैसे अच्छे से यूज कर पाएंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल YouTube में वीडियो डालें। बिल्कुल बेटा, ये वीडियो डला हुआ है, आप YouTube पे सर्च करें हाउ टू स्टडी फ्रॉम ई सरल ऐप, तो आपको बेटा उसमें पूरा आएगा कि लेक्चर के बाद में कैसे आपको शीट करनी है, फिर आपको होमवर्क करना है, फिर आपको टेस्ट देने हैं, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग। बेटा ये वीडियो ऑलरेडी आपको हमने शूट करके रख रखा है बेटा। अच्छा ओके सर, आई विल चेक दैट। है ना बेटा? अच्छा ओके, आई विल चेक। थैंक यू। हेलो सर। हेलो सर ई सीट इम्पोर्टेंट, मतलब कोई और बुक करना इम्पोर्टेंट है, ई सीट मतलब बेटर रहेगा बेटा? वही मैं कह रहा हूँ आपको, है ना। एक बार हम जो आपको दे रहे हैं वीडियो लेक्चर्स, इसके बाद फिर आपको शीट्स मिलती है जिनमें 3 तरह के एक्सरसाइजेस आपको मिलेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, जिससे आपकी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस हो गई। फिर 2 अलग से एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, जिनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज 2 के अंदर टफ क्वेश्चंस भी होते हैं। यदि आप मान लो बायोलॉजी ओलंपियाड भी आपको देना है या केवीपीवाई की आप तैयारी कर रहे हो, तो उस लेवल के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 2 में मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, प्लस रेगुलर टेस्ट होते हैं। बच्चों इतने सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं कि आपको इधर उधर का कोई सोर्स उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको वीडियो के दौरान भी, आज सेशन के दौरान भी यही बोला था कि बच्चों आपको फोकस, अब अपना अप्रोच बदलनी पड़ेगी। अभी तक आप बच्चों क्या करते हो कि ज्यादा से ज्यादा करने पे जोर देते हो, नहीं, हमें जितना जरूरी है ना हमें अच्छी रैंक लाने के लिए, वो हमें सब कुछ मिल रहा है। फर्स्ट रैंक के लिए भी जो चाहिए ना, वो सब ई सरल पे। महाराष्ट्र से हो? ठीक बेटा। तो महाराष्ट्र में भी यदि स्टेट बोर्ड की यदि हम बुक्स को देखें तो वो चैप्टर्स तो सारे हैं ही जो आपके सीबीएसई या एनसीईआरटी के अंदर है। अग्री विद मी? यस सर। है ना। तो आप महाराष्ट्र, आप जब नीट की तैयारी करोगे सीबीएसई के हिसाब से या एनसीईआरटी के हिसाब से, तो आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की तैयारी हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है ना। तो आपको अपना टारगेट क्या रखना है? आप अपना टारगेट ये रखेंगे कि मेरे को तैयारी करनी है नीट की, ऑटोमेटिकली आपकी बोर्ड की तैयारी हो जाएगी। उसमें बस आपको गियर चेंज करने होते हैं और उसमें भी आपको चिंता नहीं करनी, उसमें भी पूरी प्लानिंग बनाकर आपको देते हैं कि भाई आपको क्या करना होगा। आपने पूरे साल नीट की तैयारी करी, साथ के साथ आप एनसीईआरटी और अपने स्टेट बोर्ड की किताब तो पढ़ ही रहे थे। जब आपके बोर्ड्स आएंगे या स्कूल एग्जाम होंगे, उसके 1 महीने पहले थोड़ा सा गियर चेंज करना है। उस समय हमें फिर नीट का जो मटेरियल है वो थोड़े दिन के लिए रख के सिर्फ अपनी महाराष्ट्र बोर्ड की किताबें उठानी। अब महाराष्ट्र बोर्ड की किताबों के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी नीट में तो आपने पढ़ ही लिए थे बच्चे। यस बच्चे है ना, तो कंसेप्ट तो हमें पता है, सिर्फ लैंग्वेज बुक की देखनी है हमें, तो वो उससे पढ़ के आप कर सकते हैं। तो कोई अलग अप्रोच नहीं है। आप अपना फोकस नीट पे रखें। स्कूल के एग्जाम्स और बोर्ड के एग्जाम्स बहुत इजीली निकल जाते हैं। जब मैंने दिया था ना बच्चों 12th के साथ, तब तो कोई अलग से 12th बोर्ड की तैयारी भी नहीं करवाता था। ठीक है, तब मेरी पूरी हेडेक थी, मतलब कि मुझे नीट भी देना है और मेरी ही हेडेक थी कि मुझे बोर्ड की भी तैयारी करनी है। ये मेरे ऊपर था कि मैं कैसे मैनेज करूँ। तो बच्चों मैंने तो उस समय इस चीज पे ध्यान दिया कि मैं AIPM की मतलब नीट की तैयारी करूंगा, क्योंकि मैंने एक ही चीज सोची कि 12th का जो सिलेबस है वो सारा नीट में भी आ रहा है। यदि मैंने नीट की अच्छे से तैयारी कर ली तो बोर्ड तो मेरा वैसे भी हो जाएगा। और बच्चों मतलब बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने जो नीट के लिए पढ़ा था ना, मैंने कभी भी नीट की तैयारी ऐसे नहीं करी कि मेरे को सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है ना।
नीट की तैयारी आपको हमने क्या बोला, सर ने क्या बोला कि आपको रटनी नहीं है चीजें, कंसेप्चुअली याद करनी है। और जब आप कंसेप्चुअली समझते हुए चीजों को याद करते हो ना बच्चों, तो आप चाहे फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने चीजें रटी नहीं है, आपको याद है, कंसेप्ट याद है। तो मैंने नीट की तैयारी ऐसे करी थी बच्चों, तो मैंने बोर्ड का एग्जाम अलग से कुछ तैयारी नहीं करी, जो मेरी नीट की तैयारी थी उसी के बेसिस पे मैंने मेरा बोर्ड का एग्जाम दिया था, और उसमें भी बहुत अच्छे नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं आई। तो आप तो नीट को टारगेट रखो, बोर्ड एग्जाम्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। ओके सर, थैंक्स। और बेटा इसमें ना भूमिका अपन क्या करते हैं, जो सर ने पूरा एकदम अच्छे से एकदम सही चीज बताई है, आप नीट के लिए तैयारी कर लोगे, आपकी बोर्ड की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और तो देखो, आपको बोर्ड की टेंशन वैसे लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसरल में अपन क्या करते हैं, बोर्ड के हिसाब से भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, तो आपको कंटेंट तो ऑलरेडी आता है, बस अब जो आपको सब्जेक्टिव लिखना सीखना है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर्स के माध्यम से आप 1 महीने पहले सीख लो और आप फोड़ दोगे। मतलब मैं आपको जैसे बताता हूँ, इसरल के जो बच्चे भी जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया, जिनके नीट में बहुत अच्छी रैंक है, उनके बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, बता रहा हूँ, क्योंकि उनको सब्जेक्ट तो ऑलरेडी आता था, बस उन्होंने लिखना सीख लिया कि यार बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है, 3 नंबर के लिए कितना लिखना है, 1 नंबर के लिए कितना लिखना है। हाँ, आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्लास 10th में नहीं लिखा है एक्चुअल बोर्ड में, पर वो हो जाती है ना बेटा। ओके सर। हेलो हेलो। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था सर, मेरे पास अभी सर सर मैं 2 आवर देती हूँ सर अपने होमवर्क के लिए सर। सर मेरा सर मैं उसमें एनसीईआरटी पढ़ लेती हूँ सर, और मैं ईश्वरी से टीट भी कर लेती हूँ सर, लेकिन सर मेरे पास फ्री टाइम होता है सर, तो सर उस टाइम में मैं क्या करूँ? नहीं तो बेटा, फ्री टाइम क्यों है हमारे पास? हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्या एक दिन के अंदर? नहीं सर, अकेले बायोलॉजी का 2 घंटा सर। हाँ, और फिर बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री? सर उसके लिए अलग अलग 2 आवर सर। तो 2 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हो, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ रहे हो आप? यस सर। ठीक है, 6 घंटे तो ये हो गए। इसके बाद फिर Yes, क्वेश्चन sir. प्रैक्टिस? सर इन्हीं 2 घंटे में सर होमवर्क सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इन्हीं 2 घंटे में होता है। बेटा देखो, होमवर्क, हाँ होमवर्क तो हो गया, चलो मान लिया है ना। होमवर्क को आप लर्निंग में, ठीक है, होमवर्क अलग चीज है, वो आपको टास्क दिया था डेली, लेकिन उसको अब आपको क्या करना है कि ये तो अभी शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा है कि फ्री टाइम है, क्योंकि पहला चैप्टर चल रहा है या आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बच्चों, तो आपके पीछे के चैप्टर भी तो हैं, उनको कौन रिवाइज करेगा? तो आने वाले समय में ये होगा कि आपको 10 घंटे कैसे पढ़ना है, 10 घंटे में से नियर अबाउट 2/3 टाइम, 6 से 7 घंटे, तो आप जो आपके करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उनको दोगे, और नियर अबाउट 1/3 टाइम, करीब 3 घंटे के आसपास, आप जो पुराने चैप्टर हैं जो पहले हो चुके हैं उनको सिस्टमेटिक वे में रिवाइज करोगे। तो बच्चों, टाइम कभी भी ऐसा फ्री नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखना। और यदि अभी 2 घंटे दे रहे हो हर सब्जेक्ट को और आपको लग रहा है कि मेरे पास पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं है, तो बच्चों 3 घंटे दो, अभी ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करो, जो पढ़ लिया है उसको वापस से रिवाइज करो, ठीक है। हमें चीजें इस लेवल पे करनी है कि मैंने जैसा बोला ना, टिप्स तो होनी चाहिए। मैं अभी भी 8 प्रेजेंट बच्चों, यदि आप कहो ना कि सर आप बायोलॉजी का, जूलॉजी का ये चैप्टर जो है, आपकी जो नोट्स हैं वो हमें पढ़ा दो, सुना दो, मैं अभी सुना सकता हूँ वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन। और ये नहीं कि रट रखा है, लेकिन वो दिमाग में पिक्चर छप चुकी, क्योंकि मैं हजारों बार पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ बच्चों में, ठीक है। क्योंकि चाहे मैं टीचर बन चुका हूँ, बच्चों आप और मैं है तो इंसान ही, और जब तक हम चीजों को बार बार नहीं पढ़ेंगे, लंबा गैप छोड़ देंगे ना, आज यदि कोई टीचर भी 1 महीने तक कोई चैप्टर नहीं पढ़ता है बच्चों, तो कुछ ना कुछ उसमें से मिस कर जाता है आपको पढ़ाते वक्त। तो आपके लिए रिवीजन जरूरी है। आपको लग रहा है अभी फ्री टाइम है तो रिवाइज करो, आने वाले समय वो टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको बैक टॉपिक्स भी रिवाइज करना है। यस सर। बच्चों, मेरा एक डाउट था। बच्चों अभी अपन, सर को भी काफी टाइम हो गया है क्योंकि बोलते हुए, और सर का एग्जर्शन भी बहुत हो गया है, तो हम कुछ 2-3 क्वेश्चंस और लेंगे, उसके बाद बच्चों फिर वाइंड अप करेंगे। हम ऐसे सेशंस रखते रहेंगे बच्चों, ऐसे सेशंस हमारे संवाद सेशंस वगैरह होते रहते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है वैसे। बट आज सर को क्योंकि काफी टाइम से एग्जर्शन हो गया, और हम हमारी फैकल्टीज का और सबका, बच्चों का, सबका पूरा ध्यान रखते हैं, तो आई वुड से कि 2-3 क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद भले फिर मैं सर आंसर कर दूंगा, ठीक है।
हाँ बेटा। हाँ हेलो सर। हाँ बेटा सिद्धू बोलो। हाँ सर सर नीट का एग्जाम कैसा होता है? हार्ड होता है, मीडियम होता है सर? जेई से कैसा होता है सर? बेटा बेटा, जेई मैं इसका आंसर करता हूँ सर। इफ यू आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए सर, हाँ सर बिल्कुल। है ना सर? बिल्कुल। बेटा सिद्धि, इसमें क्या होता है, देखो नीट का एग्जाम में आप स्कोरिंग देखो, अभी जैसे सर ने बोला 600 प्लस हमको चाहिए 700 में से, तो जेई के कंपैरिजन में नीट का लेवल बेटा आसान होता है। जेई एडवांस की मैं आपको बात बताऊं तो उसमें तो अगर आपके 30% मार्क्स आ जाते हैं, जैसे अगर 700 में से अगर आपके 220-30 आ गए तो आप IITian बन जाते हो। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए आपको 600 प्लस मार्क्स चाहिए, तो इसलिए किस लिए आता है, क्योंकि नीट का पेपर बेटा रिलेटिवली इजी आता है, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। जैसे फिजिक्स में 1 घंटे में आप 45 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जेई मेन में 1 घंटे में आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। लेकिन नीट भी फिजिक्स जो है थोड़ा घुमा के पूछती है, तो कंसेप्ट लेवल वहां भी जरूरी है, बट हाँ क्वेश्चंस का लेवल इजी होता है बेटा। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सिमरन। सर बायो के लेक्चर्स एसडी कार्ड में अवेलेबल नहीं है। बेटा वो हो जाएंगे, ग्रेजुअली उस पे काम चल रहा है, वो आपको मिल जाएंगे बेटा, है ना? ओके सर। हाँ बेटा। नहीं, आज मैं बात की थी ना टेक्निकल सपोर्ट जो है, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसका वीडियोस ऑनलाइन नहीं अवेलेबल है। नहीं बेटा, तो अभी वो क्या है, offline कोविड की सिचुएशन चल रही है, अभी राजस्थान में भी लॉकडाउन लग रहा है, आधी टीम अभी बीमार चल रही है, तो सिचुएशन थोड़ी सी टफ है ना, इसलिए हम ग्रेजुअली पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको एज अर्ली एज पॉसिबल एसडी कार्ड में बायो के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करा दें। बट इन द मीन टाइम आप ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ना तो चालू रखो, है ना बेटा? ओके सर। हाँ बेटा। हेलो सर। हेलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, वो पूछना था, आपने जो ब्रह्मोस कोर्स अभी डाला है सर, उसके अगर हम वो बाई करते हैं तो क्या हमें लाइव क्लासेस मिलती है या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस सुननी पड़ेगी? बेटा इसमें क्या होता है, दोनों रहते हैं आपके पास में। देखिए लाइव और रिकॉर्डेड का जो कॉन्सेप्ट है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देखिए आपको लेक्चर पढ़ने से, आप एक लेक्चर पढ़ते हैं उसमें प्रॉपर विजुअलाइजेशन, एनिमेशन, ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। अब ये लाइव में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि यार लाइव में एनिमेशन भी चले। अब अंशुमन सर को हार्ट का एनिमेशन बताना है, तो यार वो लाइव में कैसे बताएंगे? ऐसा तो नहीं किसी पेशेंट को यहाँ पर खड़ा करके उसका एक्चुअल में हार्ट निकाल के बता देंगे देखो ये ऐसा चल रहा है, नहीं तो। और हमें फिजिक्स में बताना है, केमिस्ट्री बताना है, तो क्या होता है जब आपको एनिमेशन के साथ में लेक्चर होते हैं ना, तो दैट इज ओनली पॉसिबल इन रिकॉर्डेड। क्या होता है उसमें, आप पूरा विजुअलाइज करो। दूसरी चीज, आपका आज मन है, मान लो यार मेरे को आज पूरे दिन बायोलॉजी पढ़नी है, तो यार आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो किस में पॉसिबल होगा? रिकॉर्डेड में होगा। तो हमारे को जब दो ऑप्शन थे ना कि यार हम लाइव रखें कि रिकॉर्डेड, ज्यादा फायदा मिला, जो ज्यादा एनालिसिस करके हमको फायदा मिला वो रिकॉर्डेड में मिला। अब देखो आपकी जो डाउट क्लासेस और वो होती है ना बेटा, वो सारी हम लाइव कराते हैं, और वो भी आप जो सा टॉपिक पढ़ रहे हो आप उसका क्वेश्चन अपने टीचर से पूछ सकते हो। तो वी कीप मेन लेक्चर्स एज रिकॉर्डेड, और जो लाइव डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप सेशन, ये सारे अपने लाइव होते हैं बेटा, ठीक है ना? जिससे आपके पास में क्या फ्लेक्सिबिलिटी रहे। आप मान लीजिए 10 दिन बीमार पड़ गए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, या शादी में चले गए, कोई काम आ गया, एग्जाम आ गया। अब लाइव का नुकसान क्या होता है, जो आपके 10 दिन के जो लेक्चर थे वो तो मिस हो गए, अब वो तो आप पढ़ नहीं पाओगे, कैसे पढ़ोगे आप, क्योंकि आपने तो टाइम छोड़ दिया। लेकिन रिकॉर्डेड का फायदा ये है, आप अब 10 दिन के बाद 11वें दिन भी आओगे ना, छुट्टी बनाकर या जो भी आपका टाइम मिस हो गया एग्जाम देकर, अब आप अपने पेस से पढ़ सकते हो। तो दैट इज द रीजन वी चोज रिकॉर्डेड लेक्चर्स ओवर लाइव लेक्चर्स, ठीक है ना? क्योंकि यार उसमें क्वालिटी लाइव में आ नहीं पाती है, पे पढ़ाओ उसमें जो क्वालिटी है लाइव में वो डिलीवर नहीं हो पाती, इसलिए हमने बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स रखे हैं अपने। सर एक और थी, जैसे कि सर आपने जो लेक्चर्स डाले हैं उनमें से कुछ लेक्चर्स और एनसीईआरटी टॉपिक से अलग, जैसे मोल कॉन्सेप्ट सर फर्स्ट चैप्टर में, बट आपने जो लेक्चर डाले उसमें 2 या 3 लेक्चर के बाद है सर। हाँ बेटा, उसका कारण क्या है, देखो एनसीईआरटी एक सीक्वेंस फॉलो करती है ना? हम एनसीईआरटी की सीक्वेंस को और आसान बना के आपको डालते हैं।
अब मान लो आपको मोल कॉन्सेप्ट में आप बोल रहे हो तीसरा लेक्चर है, बिल्कुल सही है। अगर मोल कॉन्सेप्ट में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ गई तो फिर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताओ? यस सर। तो फिर वो आप कैसे पढ़ोगे? एनसीईआरटी तो बोल देगा कि बेटा दिस कॉन्सेप्ट यू विल लर्न इन लेटर चैप्टर्स, और लेटर चैप्टर में जाएंगे तो वो बोलेगा दिस कॉन्सेप्ट यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस चैप्टर। अरे भाई एक सीक्वेंस होती है, पहले अल्फाबेट सीखे जाते हैं उसके बाद वर्ड बनते हैं। तो ये जो सीक्वेंस हमने चुनी ना बेटा, ये बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस चुनी है जिससे आपका लॉजिकली आपको चीज समझ में आए। एट द एंड ऑफ क्लास 11th आप पूरे लेक्चर्स 11th के और एनसीईआरटी के पूरे लेक्चर्स 11th के वो दोनों ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। हमें तो साल भर के एंड और पूरा नीट बायोलॉजी सिलेबस से मतलब है ना। अब मोल कॉन्सेप्ट में क्योंकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट का वो आता है तो इसलिए हमने उसको थर्ड लेक्चर की तरह से रखा है बेटा। सेम वे फिजिक्स एनसीईआरटी में अब फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट चैप्टर में आप देखोगे एनसीईआरटी ने एरर्स पढ़ाए हुए हैं चैप्टर में। अब एरर चैप्टर जो है उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पे भी सवाल आ जाता है एरर का। तो अब आप सोच के देखो फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको हमने एरर पढ़ा दिया है ना, अब क्या हुआ, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल में एरर में वो सवाल आ गया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल तो 12th में पढ़ोगे। तो इसलिए सीक्वेंस में एक आध दो चैप्टर की पड़ती है बिकॉज ऑफ लॉजिकल नेचर ऑफ इट, राइट। पर हाँ सिलेबस में कुछ नहीं छूटा है, ये निश्चिंत रहना, पूरा सिलेबस होगा। सर ने बोला, हम भी बोलते हैं यार आपको AR1 लाने के लिए जो भी चीज चाहिए ना वो सब कुछ अवेलेबल है, आप उसकी टेंशन छोड़ो। बेटा 10 साल से ज्यादा मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 10 साल से ज्यादा अंशुमन सर को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो जो बेस्ट सीक्वेंस जो बच्चों के लिए इवॉल्व हो के आई ना वो आपको पका पकाया मसाला मिल रहा है पूरा का पूरा, तो उसकी चिंता मत करना बेटा, ठीक है। सर तो ब्रह्मोस ऐप लेने से बस हमें मेंटरशिप मिलेंगे और फिर लाइव डाउट सेशन सब मिलेंगे सर? सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सारे स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट सॉल्विंग मिलेगी, मेंटरशिप मिलेंगे और सारे टेस्ट मिलेंगे बेटा। सर मुझे एक डाउट था कि बहुत सारे मतलब बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो रिलेट करते हैं पर उनका मीनिंग समझ में आ जाता, पर एग्जाम में उसको याद कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। जैसे बहुत ज्यादा बड़े वर्ड्स होंगे या फिर एग्जांपल एक्टिव पैसिव जैसे वर्ड्स है ना, तो उनके पॉइंट्स इंटरमिक्स हो जाते, तो उसके लिए क्या करते? बेटा अगर आप विजुलाइज करके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखो विजुलाइज करके पढ़ोगे ना यार, हाइपरमेट्रोपिया, अब ये एक चीज है ना, हाइपरमेट्रोपिया। अब यार ये नाम याद रहता नहीं, अब ये हाइपरमेट्रोपिया कैसे है, फिर मायोपिया, हमेशा कंफ्यूजन होता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब आपने अगर इसको लॉजिकली समझाना कि यार उसको हाइपरमेट्रोपिया क्यों कहते हैं, उसको मायोपिया क्यों कहते हैं, तो लॉजिक के साथ आप चीजों को ध्यान रखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे देखो वेक्टर्स है, बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, वेक्टर्स को कहते हैं सदिश हिंदी में। अब यार रट लिया हमने सदिश 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 सदिश, वेक्टर का सदिश, वेक्टर का सदिश, 2 दिन में भूल जाओगे। लेकिन इसको लॉजिकली सोचो, सदिश दिशा सहित, जिसके पास दिशा है वो वेक्टर्स। अब आप जीवन भर नहीं बोलोगे कि वेक्टर्स को सदिश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे ना चीजों को कि यार इसको ऐसा क्यों बोला गया है, क्या हो रहा है, तो फिर आप जो है नहीं भूलोगे बेटा, ठीक है। यस सर। और सर मुझे ये एक डाउट था कि टाइम कौन सा अच्छा होता है, मतलब अभी सुबह ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं स्कूल के और फिर ज्यादातर टाइम नहीं मिल पाता है, फिर हमारी एक्टिविटीज में टाइम चला जाता है, फिर टेक्स्ट बुक मतलब पढ़ने के लिए टाइम कौन सा ठीक रहेगा? बेटा कौन सा भी टाइम आप चुरा सको ना, देखो डे टाइम, देखो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आप अगर दिन में पढ़ने वाले सुबह ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है तो आप सुबह पढ़ो, आपकी रात को ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है तो आप रात को पढ़ो। बस इंपॉर्टेंट क्या है, एक रूटीन अपना बना के रखो। देखो यहाँ पर फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स काम आते हैं ज्यादा। अब कोई बच्चे की यार लेट नाइट ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है तो यार वो तब करे, जिसकी अर्ली मॉर्निंग होती है वो तब करे, ठीक है ना। तो इसलिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा मत करना एक दिन सुबह पढ़ा फिर एक दिन रात को पढ़ा, एक दिन सुबह पढ़ा एक दिन रात को पढ़ा, उसमें सारा फिर मामला खराब हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आपकी सुटेबिलिटी कब है बेटा।
हेलो ठीक है? सर, हाँ बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा ये डाउट था कि अभी हम जो पढ़ते हैं और तो ये बैकलॉग बढ़ जाता है सर। आज कभी कभी मन करता है कि सर आज पढ़ने में मन ले रख लाया, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो बैकलॉग बहुत बढ़ जाता है कि आज पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, तो इसे कैसे कंप्लीट करें? बेटा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन है ना, अपन एक बाद में रखेंगे, बैकलॉग कैसे क्लियर करें, बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसके ऊपर हमने ना जो इस तरह की मेंटरशिप होती है ना, उसमें एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है बेटा, है ना। तो यार ये तूने मतलब इतना खूंखार और बड़ा टॉपिक खोल दिया अभी कि ये अभी नहीं कवर करेंगे अपन इसको, ठीक है ना। ओके सर, हाँ बेटा, थैंक यू सर। हाँ बेटा। हेलो, हाँ भाई, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शुभम। सर मेरा ये डाउट था सर, जैसे हमारे मेंटर्स थे उन्होंने हमें एक मतलब स्टडी प्लान दिया है कि हम उसको कैसे मतलब ईसरल के वे कवर करेंगे। तो अभी हम घर में है तो वो अभी भी कवर करने ठीक है, पर जैसे हमारा स्कूल रीओपन होगा तो वो एनसीईआरटी हम उसके साथ कैसे हम कवर कर सकते हैं, उनका मतलब टॉपिक्स बीच बीच से दिए। फिर आज का सेशन अपन अब एंड करते हैं, इट्स टाइम नाउ, ठीक है। तो आपके ऐसे सेशन होते रहेंगे बच्चों, और आप अपने मेंटर्स के टच में रहिए। वी विश यू ऑल दी बेस्ट सारे बच्चों को।